औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़हमन नबिय्यीन व हिफ़्ज़ल मुरसलीन अल मुक़र्रबीन अल्लाहुम्मा ला सहलन इल्ला मा जअलतहु सहलन व अन्ता तजअलुल हज़न इज़ा शि'ता सहलन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा आमीन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम एहसान है कि हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। मेरा ख्याल है लास्ट टाइम हमारे 2 मॉड्यूल्स इसमें रह गए हैं और 2 मॉड्यूल्स इसमें से रह गए हैं। जहाँ तक मुझे याद है ऐसा आ रहा है। लेकिन खैर मतलब अब कोई बहुत बड़ी टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं, बस मतलब कि बस जल्दी-जल्दी की चीज़ें हैं। जो एक मतलब नॉन टेक्निकल चीज़ें होती हैं, कुछ गवर्नेंस की बात होती है, कुछ चीज़ें मतलब इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन मतलब ज़हन में इतना मुश्किल नहीं पड़ता। लास्ट टाइम हमने जब एक मजमूई खाका देखा था और हमने गवर्नेंस की बात की थी, तो हमने कहा था गवर्नेंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पॉलिसीज़ होती है, रोड मैप होता है, आपकी एक्सेस होता है, उसमें ऑडिट होता है, मतलब नंबर ऑफ चीज़ें होती हैं, ठीक है? और पिछली इस क्लास में हमने एक्टिव डायरेक्टरी, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कंडीशनल एक्सेस ये देखा था। आज उसी को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे रोल बेस्ड एक्सेस की। बस एक मिनट। The term governance describes the general process of establishing rules and policies। मतलब किसी चीज को भी किस रूल और पॉलिसीज के तहत चलाना है उसको गवर्नेंस कहते हैं, ठीक है? इसी तरह इसी गवर्नेंस के अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स आते हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कंप्लायंस क्या होती है, और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट क्या होती है, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, सो एंड सो फोर्थ, ठीक है? लेकिन सबसे बड़ी बड़ी चीज बात जो होती है कि जैसे अब आप सोचें, आपका एक डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर में आपको एंटर होने के लिए पहले फिजिकल सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है, और ये हम सिक्योरिटी के 7 मॉडल्स पढ़ चुके हैं कि डेटा से लेकर फिजिकल सिक्योरिटी तक ऊपर जाता है। जब आप डेटा सेंटर पे जा रहे होते हैं तो सबसे पहले आप फिजिकल, वहां पे आपका लैपटॉप स्कैन होता है या बैग स्कैन होता है, जस्ट इन केस के आप कोई है एक्सप्लोसिव या कोई डेंजरस मटेरियल लेके नहीं जा रहे। नंबर 1, आपका आईडी कार्ड चेक होता है कि आप वाया काम करने के हैं भी या नहीं, और फिर आपके पास परमिशन है, आपने परमिशन ली है, ये सारी चेक होती है। उसके बाद आपको एक्सेस दिया जाता है, आप अपने उस हॉल में जाते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कैबिनेट्स लगी होती है, उसमें जो आपकी कैबिनेट होती है आपको सिर्फ उसकी उस हद तक रसाई होती है। वहाँ पे एक सिक्योरिटी कैमरास लगे होते हैं, आप वहाँ जाते हैं, आप अपनी चाबी से अपनी कैबिनेट खोलते हैं और आपको अपने रैक नजर आता है जिसमें पूरे सर्वर्स और नेटवर्किंग और फायरवॉल और स्विचेस राउटर सब लगा हुआ है। अब एक इंजीनियर गया है, उसका काम है कि उसको विंडोज इंस्टॉल करनी है, या सर्वर को दोबारा इंस्टॉल करना है, या सर्वर की रैम को बदलना है, या उसकी हार्ड ड्राइव को बदलना है। तो आपको क्या लगता है कि उसके पास ये एक्सेस होगा कि वो रूटर पे भी लॉग इन करके उसकी भी सेटिंग चेंज कर ले या देख ले या फायरवॉल की कर ले? नहीं, वो एप्लीकेशन का या हार्डवेयर का बंदा है, उसको उतने ही एक्सेस दिया गया होगा कि भाई तुमने यहाँ पे करना है। हाँ, छोटी कंपनीज में जो होता है उनके पास बंदे कम होते हैं, वो पूरा एक्सेस होता है। मैं और इजाज, पहले हम जिस कंपनी में काम करते थे, हमारे हाथ का डेटा सेंटर बना हुआ था, तो जाहिर सी बात है इजाज जाए या मैं जाऊं, हमारे में पूरा अनलिमिटेड एक्सेस होता था। लेकिन वो हमारे लिए, कंपनी के लिए ऑडिट करना बहुत आसान था कि कुछ खराब हो जाए तो उनको पता था या तो इजाज ने खराब किया है या जमाल ने खराब किया है, क्योंकि तीसरा कोई बंदा था ही नहीं, ठीक है? यानी कि मेरे और एजाज के दरमियान में ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम में से कोई डेटा सेंटर में काम करने गया हुआ है और उसके बाद चीजें नहीं चल रही, इसका मतलब है हम में से कोई करके आया है खराब, इसके आगे तो कोई है ही नहीं, ठीक है? तो ये बहुत ऑडिट के लिए बहुत आसानी है कि भाई लास्ट रात में जमाल काम कर रहा था, उसके बाद ये चीजें खराब हो गई हैं, तो उससे पूछो कि उसने कुछ बदल तो नहीं दिया, कोई तार तो नहीं निकाल दिया, कोई प्लग तो नहीं बंद कर दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अब आप यही चीज जब आप क्लाउड के जमाने में लाते हैं, तो क्लाउड तो आपको पता 5 तरीकों से एक्सेस होता है। वेब से होता है, एपीआई से होता है, सीएलआई से होता है, पावर शेल से होता है, आपके मोबाइल से होता है।
अब कौन सा बंदा क्या कर दे इस वक्त आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके सामने तो नहीं कर रहा वो सब कुछ। तो इस चीज को रोकने के लिए आपके पास क्या स्टैंडर्ड्स हैं, आपके पास क्या गवर्नेंस मॉडल है, आप एक एज अ कॉर्पोरेशन, एज अ मैनेजर या डायरेक्टर, आपको कैसे सुकून की रात को नींद आती है कि यार आपका कल सुबह जब आप उठेंगे तो आपका नेटवर्क किसी ने नहीं खराब कर दिया होगा, किसी बंदे ने कुछ डिलीट नहीं कर दिया होगा। अभी मेरा ख्याल है 1-1.5 महीने की बात है कि अगर आप लोगों को याद हो कि पूरा फेसबुक बंद हो गया था। फेसबुक बंद हुआ तो उसके साथ व्हाट्सएप भी बंद हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है फेसबुक को व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीदा था। तो एक बंदे ने जाके कुछ गलती से डिलीट कर दी, ठीक है, उसकी वजह से 70% ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक बंद हो गई। मतलब जाहिर सी बात है वो उनकी सारी ट्रैफिक हर सर्विसेज रुक गई। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो गलती बड़ी थी, हुआ ये था क्योंकि जिस जगह वो सर्वर लगा हुआ था वो सर्वर इतना सेंसिटिव था कि उस तक बाहर से रसाई मुश्किल नहीं थी। जब वो सर्वर बंद हुआ तो फेसबुक के सर्वर ने क्या किया कि ना ही उसकी खाली उसकी एक्सेस नहीं बल्कि पूरे बिल्डिंग का इंटरनेट बंद हो गया। जब इंटरनेट बंद हो गया तो आपके गेट्स, आपकी विंडोज, आपकी सारी जो मॉनिटरिंग जो थी वो बंद हो गई। तो जिन लोगों को अंदर जाना था उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो छत पे जाके, जो हम बाज़ दफा इंग्लिश मूवीज में देखते हैं, वेंटिलेशन पाइप से सुराख करके उस सर्वर रूम में जग गए, ड्रिल किया, उसको आरी से काटा उस ग्रिल को जहाँ पे वो सर्वर लगा था, और फिर अंदर गए। मतलब तकरीबन कुछ 16 घंटे लगे थे इस पूरी एक्सरसाइज को करने में। तो 16 घंटे में जो एरर को सही करना था वो तो हार्डली 1 घंटे का काम था, लेकिन वहां तक पहुंचना, उस पूरे मरहले से गुजरना 15 घंटे लगे थे आपके। सही है। तो ये गलतियां हो जाती हैं, और ये गलतियां, हम ये मॉडल कभी नहीं बनाते कि गलतियां नहीं होंगी, हम मॉडल ये बनाते हैं कि गलती हो गई तो हमारे पास क्या तरीके कार है उस गलती को रोकने के, और अगर हो गई तो उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के और उससे लर्न करने के। ये चीजें हैं। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि हम कहते हैं कंट्रोल, कंट्रोल एक्सेस टू क्लाउड सर्विसेज आप कैसे देंगे। तो उसका फार्मूला ये होता है, जो एक फार्मूला बना दी गया है और जो ग्लोबली इंप्लीमेंटेड है, रोल बेस्ड एक्सेस, आर बैक, ये इसका आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये अज्योर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, यही आपको गूगल में भी मिलेगा, यही आपको AWS में भी मिलेगा। ये स्टैंडर्ड बन चुका है कि रोल बेस्ड, आपको जो रोल है, जो आपको रोल करने के लिए चीजें दरकार हैं आपको वही मिलेंगी। अगर आप नेटवर्किंग के बंदे हैं तो आपको सिर्फ नेटवर्किंग का एक्सेस मिलेगा। आपको उस नेटवर्किंग में अगर आप मैनेजर हैं तो आपको राइट का एक्सेस मिलेगा। अगर आप उसमें सिर्फ ऑडिट करने वाले हैं, आप रीड करने वाले हैं, तो आपको रीड का एक्सेस मिलेगा। अगर आपका काम फायरवॉल पे काम करने का है तो खाली फायरवॉल का एक्सेस मिलेगा, आपको स्विच और राउटर का नहीं मिलेगा। मतलब आपको ये बात समझ में आती है कि जिस बंदे का जो काम है उसको उतना ही एक्सेस दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं, ताकि ये चीज रहे कि जो भी आप गलती करते हैं उसका जो ब्लास्ट रेडियस है उसको हम कंटेन कर सकें। मेरे पास एक्सेस सिर्फ फायरवॉल का ये है कि मैं फायरवॉल के इंटरफेसेस को स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकता हूँ, यही मेरे पास है। तो मैं गलती भी उसी नियत की करूंगा, हो सकता है मैं कोई गलत इंटरफेस को शट डाउन कर दूं, ठीक है, यही गलती कर सकता हूँ ना। मैं ये तो नहीं कर सकता कि मैं उसको मैं डिलीट ही कर दूं। अगर मेरे पास डिलीट का एक्सेस है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ उसको इतना एक्सेस है कि मैं उसको टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकता हूँ। इसी तरह एक बंदा है एडमिन एक्सेस, एडमिन एक्सेस जो होता है, जो अनलिमिटेड अथॉरिटी होता है, वो हम कभी भी इंडस्ट्री में उससे कभी यूज नहीं करते। यानी मेरे पास एडमिन एक्सेस है अज्योर का और AWS का, और वो इसलिए है क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी कंपनी में आप जो हेड के पास होता है। लेकिन इवन जब मैं लॉग इन करता हूं तो मेरे पास एक राइट का एक्सेस है, एडमिन का एक्सेस है, और एक रीड का एक्सेस है। मैं हमेशा रीड एक्सेस से जाता हूँ, एडमिन से कभी मैं नहीं जाता। उसके अलावा मेरे पास दो तीन सुपरवाइजर्स के बनाए हुए हैं जिसमें मेरे पास लिमिटेड है कि मैं डिलीट नहीं कर सकता। यानी कि मैं खुद अपने आप को ट्रस्ट नहीं करता कि मैं एडमिन के राइट से पहुंच जाऊं और इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के उसके बाद गलती से कुछ चीज मैंने डिलीट कर दी फिर क्या होगा। नंबर वन, तो ये बहुत जरूरी है
कि RBAC, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ये चीज अपने जहन में रख लें। अगर आज के लेक्चर में अगर किसी ने भी कोई पॉइंट बनाना है तो वो ये करें कि व्हाट इज RBAC, योर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। नाउ ये शायद डायग्राम आप लोगों को याद हो जब हमने मैनेजमेंट ग्रुप की बात की थी कि सबसे ऊपर मैनेजमेंट ग्रुप होता है, उसके नीचे सब्सक्रिप्शन होती है, सब्सक्रिप्शन के नीचे रिसोर्स ग्रुप होता है और रिसोर्स ग्रुप के नीचे रिसोर्सेज होती है। ठीक है, ये चीज कहलाती है स्कोप, ये आपकी हायरार्की है। और देखें ये आपकी वर्टिकल जो है ये हायरार्की है और राइट हैंड साइड पे आपके रोल्स हैं। आप अगर लेफ्ट साइड से चलें तो पहला होता है रीडर, उसके बाद आता है रिसोर्स स्पेसिफिक, एक आता है कस्टम, कंट्रीब्यूटर और ओनर। मतलब रीडर के पास सबसे कम एक्सेस होता है और ओनर के पास जो सीधे हाथ पर है सबसे एक्सट्रीम पे, उसके पास सबसे ज्यादा एक्सेस होता है। तो ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। इसके बीच में आपकी जॉब के लिहाज से, आपकी सिचुएशन के लिहाज से आपको असाइन किया जाता है रोल। फिर जो ओनर है वो एडमिन है, तो वो क्या क्या है, वो मैनेजमेंट ग्रुप के लिए भी एडमिन है, वो सब्सक्रिप्शन के लिए भी एडमिन है, वो रिसोर्स ग्रुप के लिए भी एडमिन है और रिसोर्सेज के लिए भी एडमिन है। लेकिन फिर जो बीच के रोल हैं जो रिसोर्स स्पेसिफिक है, जैसे रिसोर्स स्पेसिफिक का क्या मतलब हुआ कि आपके पास एक बंदे के पास कंप्यूटर सर्विसेज का है लेकिन उसके पास नेटवर्किंग का नहीं है, ये है रिसोर्स। जैसी रिसोर्स है वैसा रोल है। एक है कस्टम, कस्टम का मतलब है आसिम भाई है, आसिम भाई जो हैं तो नेटवर्किंग के बंदे, लेकिन कभी कभार वो जो है कंप्यूटर सर्विसेज भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम उनको कुछ रोल नेटवर्किंग का देंगे, कुछ एक्सेस हम उन्हें कंप्यूट का देंगे, लेकिन सारा नहीं देंगे। फिर एक कंट्रीब्यूटर, कंट्रीब्यूटर जैसे इजाज है, कंपनी में पिछले 5 साल से कंपनी इस पर ट्रस्ट करती है, उसको पता है। जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास एक एक्सेस ओनर का है और एक कंट्रीब्यूटर का है। कंट्रीब्यूटर में ये होता है कि मैं दूसरे लोगों को लिए भी एक्सेस बना सकता हूँ। अब इजाज के पास एक्सेस है, इजाज कह रहा है कि अच्छा ठीक है शहजाद भाई को भी एक्सेस चाहिए, शहजाद को ये एक्सेस चाहिए, मैं यूजर्स बना सकता हूँ जो और शहजाद भाई के नाम के, और जो उनको ये प्रिविलेजेस होंगे। तो ये आपका एक ग्रुप है, इसको जहन में रखें कि रोल्स क्या होते हैं और स्कोप क्या होता है। इसके नीचे आए, RBAC रोल्स, आईटी एडमिनिस्ट्रेटर, आईटी एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए यूज होता है, बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी के लिए होता है, कॉस्ट एंड बिलिंग के लिए होता है, सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए होता है। अच्छा, अगर आप इस चीज को थोड़ा गौर से पढ़ें, ये 4 रोल इन्होंने यहाँ पे लिखे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी, कॉस्ट एंड बिलिंग, सिक्योरिटी। ये 4 मुख्तलिफ रोल हैं। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसका काम होता है देखना कि रिसोर्स चल रही है, उसको एडमिन करना, उसको अपडेट करना, स्केल करना, स्केल डाउन करना। जो बैकअप और बैकअप का काम कर रहा है उसका कोई काम नहीं होता कि वो करंट चीजें, उसका काम होता है कि जो चीजें डेटा हमारे पास है उसका बैकअप हो रहा है, अगर बैकअप हो रहा है तो कहाँ हो रहा है और उसकी हालत कैसी है बैकअप की, कि अगर कोई मेरी चीजें प्रोडक्शन की बैठ जाए तो क्या मेरा बैकअप इस काबिल है कि वो चीजों को चला दे। डिफरेंट रोल है। कॉस्ट एंड बिलिंग वो बंदा है जो सिर्फ ये देख रहा है कि यार मेरी क्लाउड की कितनी बिलिंग चल रही है, कितनी कॉस्ट चल रही है, मैं ज्यादा पैसे दे रहा हूँ, कम पैसे दे रहा हूँ, मॉनिटरिंग ले रहा है, उससे कॉस्ट की उसके रिपोर्ट्स आ रही है, वो ये सब चीजें कर रहा है। और सिक्योरिटी वाला बंदा, सिक्योरिटी वाला देख रहा है कि मेरा सिक्योरिटी पोस्चर कैसा है, कितनी मेरी पॉलिसीज जो हैं वो ऐसी हैं जो नॉन कंप्लाइंट है, मेरे पास कोई थ्रेट तो नहीं आ रहा है सेंटिनल से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 4 लोग 4 मुख्तलिफ रोल कर रहे हैं, क्योंकि हर रोल, सबका रोल मुख्तलिफ है, इसलिए सबकी परमिशन जो एक्सेस है क्लाउड का वो सबका को होगा। हो सकता है एक को हम CLI एक्सेस दें, एक को हम ना दें, एक को खाली पोर्टल का एक्सेस दें हम। मतलब जैसे कॉस्ट एंड बिलिंग वाला है, उसको API का कॉस्ट, उसको क्या करना है, उसको शेल शेल की कमांड क्यों चलानी है, वो तो खाली पोर्टल पे जाएगा, यहाँ जाएगा, क्लिक करेगा और डाउनलोड करेगा अपनी अपनी रिपोर्ट जो भी है, ईमेल करेगा, जो भी करना है। तो मतलब जैसा रोल वैसा एक्सेस। फिर उन्होंने एक आपको थोड़ी सी वीडियो स्नैपशॉट दिखाया कि आपको कहाँ पे जाके कैसे एक्सेस देते हैं, लेकिन ये हमारा कोर्स का हिस्सा नहीं है। सो कि ये जब हम लैब्स
अगले कोर्सेज में इंशाल्लाह करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा ये परमिशन आप कहाँ देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को आर बैक का समझ में आया, क्या 2 मिनट में आया? आप सब हैं ये चले गए? जी जी अहमद भाई, आसिफ समझ भाई, आया। नमाज का क्या टाइम हो रहा है वहाँ पे? नहीं, अभी तो असर का मेरा तो टाइम, मैंने असर पढ़ ली है। अच्छा, तो मेरा से असर पढ़ने गया मेरे ख्याल से। ओके ठीक, ओके। दूसरी चीज कि अभी आपने देखा आर बैक का मतलब रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। जैसा रोल, जैसा जैसा आपका काम है, जिस नौयत का, आपको वैसे ही एक्सेस भी मिलेगा। अब आ जाए, आपने शहजाद भाई ने, आसिम भाई ने ये अपने अपने इन्वायरमेंट में 5-6 कंप्यूटर सर्विसेज बनाई हुई। और शहजाद भाई आप नए नए ज्वाइन करते हैं आसिम भाई की कंपनी में, अब आप देख रहे हैं काम। सबसे बड़ा खतरा क्या कर सकते हैं आप? कोई चीज डिलीट कर सकता हूँ आप गलती से। गलती से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये आप नहीं, मतलब एक समझदार बंदा भी गलती से क्लिक हो जाए, अनजाने में जहन में कुछ कुछ और डिलीट करना चाह रहा था, कुछ और डिलीट हो जाता है हमारे जी साथ जी, ऐसा। हम्म, माइंड कहीं और चल रहा हो, काम इधर कर रहा हो, फिर भी गलती से डिलीट हो जाता हो जाता है। तो ये चीज बहुत डैमेजिंग है, क्योंकि एक दफा आपकी चीज डिलीट हो गई तो ये तो नहीं कर सकते हैं कि आप रिसाइकिल बिन से उठा के वापस डाल देंगे, ये क्लाउड है। है जी भाई। जी, बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। उसको उसको तो वापस लाने के लिए या तो फिर उसकी डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या है, तो यहाँ पे इन्होंने एक लॉक लगाया हुआ, रिसोर्स लॉक कहते हैं उसे। रिसोर्स लॉक का मकसद क्या है कि आप जब कंप्यूटर सर्विस बनाते हैं तो वहां पे आप लिख देते हैं नीचे जाके, जैसे ये इन्होंने एक तस्वीर यहाँ पे बनाई हुई है कि उसने रिसोर्स ग्रुप में लॉक्स लगा दिए। उस रिसोर्स ग्रुप के नीचे जितनी भी रिसोर्सेज आएंगे, भले वो कंप्यूट हो, डेटाबेस हो, नेटवर्किंग हो, कुछ भी हो, वो अगर कोई डिलीट भी करेगा तो डिलीट नहीं होगी, क्योंकि वो उसको एरर आ जाएगा कि इस पे ताला लगा हुआ। ठीक है, अब ताला लगने का मतलब ये है, यानी कि उसको एक तंबी हो गई, कि अगर उससे गलती से कुछ चीज डिलीट हो गई, उसके सामने एरर आ गया, तो वो कहेगा ओहो सॉरी, ये क्या हो गया, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, शायद मेरे से गलती से दब गया था, ये तो डिलीट, अगर ये नहीं होता तो ये डिलीट हो गया था। लेकिन क्योंकि एक हमने एक एडिशनल एक उस पे ताला लगा दिया है, तो वो डिलीट नहीं हुआ, लेकिन उसने आपको एरर दे दिया। चले, आपकी बचत हो गई। अब यहाँ पे आप कहते हैं कि यार मैं अगर वाकईतन कुछ डिलीट करना चाह रहा था तो अब क्या होगा, यानी कि आपको उस ताले को खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने उसके उस पे पासवर्ड डाला, आप यानी कि 2 स्टेप में होता है। आप कुछ चीज डिलीट करने जाते हैं तो वो लॉक आता है, आप पहले लॉक को अनलॉक करते हैं, अनलॉक करने के लिए आपको पासवर्ड डालना पड़ता है, पासवर्ड डाल के वो फिर अनलॉक हो जाता है, फिर वहां से डिलीट होता है। यानी कि अब आप गलती से कुछ नहीं कर सकते, अब आपको नंबर ऑफ प्रोसेस या स्टेप्स लेके चलना पड़ेगा उस चीज को डिलीट करने के लिए। ठीक है, ओके। आपके 2 तरह के लॉकिंग्स होते हैं, एक होता है कैन नॉट डिलीट, मतलब ऑथराइज्ड पीपल कैन रीड एंड मॉडिफाई अ रिसोर्स, आप चेंजेस कर सकते हैं बट यू कैन नॉट डिलीट द रिसोर्स बिफोर रिमूविंग द लॉक। और रीड ओनली होता है, ऑथराइज्ड पीपल कैन रीड अ रिसोर्स बट दे कैन नॉट डिलीट और चेंज द रिसोर्स। ठीक है, अगर आपका कोई जूनियर बंदा है, आपने उसको रीड ओनली का एक्सेस दिया, और ये मैंने आपको ऊपर दिखाया था, आपका वो आया था, जो ग्रुप आया था रीड ओनली, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, वो आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, ना आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं, ना ही आप डिलीट कर सकते हैं, वो रीड ओनली है। कैन नॉट डिलीट में आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिलीट नहीं कर सकते जब तक आप ताला न खोलें। ठीक है, सही। ओके। अगर आपको वाकई डिलीट करना है तो आपको ताला खोल के डिलीट करना पड़ेगा। ओके, अभी देखें मैंने आपसे क्या कहा
कि रिसोर्स ग्रुप पहले में क्या होता है। इस सेम लाइक द लॉक थिंग इज सेम लाइक जैसे हमारे पास वो मैकबुक में होता है कि कोई सेटिंग प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं उसकी आपको पासवर्ड ताला डालना खोल के। होता है, हाँ यानी कि आप कॉन्शियस डिसीजन ले रहे हैं, आप गलती नहीं कर रहे। हाँ ठीक है, आपको कॉन्शियस है, लेकिन उसके दो लेवल है ना, कैन नॉट डिलीट और रीड ओनली। रीड ओनली में read आप only। सिर्फ पढ़ सकते हैं, आप चेंज भी नहीं कर सकते कॉन्फ़िगरेशन। कैन नॉट डिलीट में आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप डिलीट नहीं कर सकते जब तक आप ताला ना खोलें। अच्छा, अब ताले जो है ना, वो मैंने आपको बताया, ये आपको याद है, मैनेजमेंट ग्रुप, सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्सेस, ये आपके चार वो हैं। आपने ताला लगाया रिसोर्स ग्रुप पे। रिसोर्स ग्रुप पे ताला लगाने का मतलब है कि जितनी नीचे नीचे रिसोर्सेज है ना, सब पे ताले लग गए ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्योंकि आपको हर इंडिविजुअल सर्विस पे जा जाके ताले नहीं लगाने। आपने कहा यार मैं एक ताला लगाऊंगा, वो सब पे लग जाएगा। ओके, अब प्रॉब्लम यह है कि आपने अनलॉक किया, क्योंकि अब आपको एक चीज डिलीट करनी थी। ठीक है, आपने वो अनलॉक कहाँ किया, आपने रिसोर्स ग्रुप पे जाके उसको खोला। जैसे ही आपने रिसोर्स पेरेंट पे जाके मास्टर ताला खोला, नीचे के सारे ताले खुल गए। यस, यानी कि अब जब ताले खुल गए तो जहां पे आपने जो चीज डिलीट करनी थी वो तो आपने डिलीट कर दी, और वो सही डिलीट हो गई, लेकिन चांसेस हो गए कि कोई और बंदा गलती से कोई चीज और डिलीट कर दे। भाई वो यौम सफाई बना रहा है हमारा दोस्त निजाज। भाई हाँ, ठीक है, नवेद की बात कर रहे हो? हाँ मैसेज आया ना उसमें। अच्छा लो, सफाई में क्या बोले करने तो अभी निकले। ओके, समझ आ गई। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपने मास्टर ताला खोल दिया, तो मास्टर ताले का मतलब है नीचे के सारे ताले खुल गए, तो आपने जो रिसोर्स डिलीट करनी थी वो तो आपने डिलीट कर दी। फर्ज करें आप ताला लगाना भूल गए दोबारा, और आप छोड़ के चले गए। इतने में पीछे से इजाज भाई आए, इजाज भाई ने सफाई कर दी। फिर क्या करें? तो उसके लिए भी अजोर एक सर्विस लाया है, उसको क्या, उसका नाम है अजोर ब्लूप्रिंट्स। उसमें क्या होता है, उसमें आप सेटिंग ये लिखते हैं कि किन मेरे रिसोर्सेस पे ताले होने चाहिए। मतलब मेरे मेरे पास ये सर्विसेज हैं, मुझे किस किस पे ताला लगाना है। तो जब आप उसको अनलॉक करते हैं ना, कुछ देर बाद वो खुद दोबारा लॉक हो जाता है। ठीक है, इवन कि आप उसको अनलॉक भी कर दें, यानी कि ऑटोमेटिक ताले का ऑप्शन है आपके पास। To prevent accidental deletion आप क्या इस्तेमाल करते हैं, लॉक्स। लॉक दो तरह के हैं, कैन नॉट डिलीट या रीड ओनली। रीड ओनली में कांट चेंज config and can't delete, और cannot delete में you can modify changes but can't delete without locks। जब तक लॉक्स ओपन नहीं करेंगे आप नहीं करेंगे cannot delete में। ओके, अब आपके पास रिसोर्स ग्रुप है, उसके नीचे रिसोर्सेज हैं, आपका ताला लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आपने ताला खोला इसलिए है ताकि मैं ये रिसोर्स टू
रिसोर्स 3, रिसोर्स 4, जो जितनी भी रिसोर्सेज n जितनी भी हैं उनमें से मैं इसको डिलीट कर सकूं। आप जब तक इनको डिलीट नहीं कर सकते जब तक आप ताला नहीं खोलेंगे, क्योंकि हमने ऊपर की बात कर ली है। जैसे ही आपने इस ताले को खोला तो ये रिसोर्स तो डिलीट हो सकती है, लेकिन एक्सीडेंटली ये भी डिलीट हो सकती है। ठीक है, आप कहते हैं कि यार ऐसा ना हो कि जब मैं ताला खोलूं तो मेरी कुछ ऐसी सर्विसेज जो किसी भी सूरत में, मतलब किसी भी सूरत में डिलीट नहीं होनी चाहिए, वो डिलीट ना हो जाए। तो आपने क्या किया, आपने Azure ब्लूप्रिंट जो एक सर्विस है, इट इनेबल्स ऑटो लॉक regardless of मास्टर लॉक। यानी कि आपने इसको खोल भी दिया है, फिर भी ये सर्विसेज क्योंकि ब्लूप्रिंट का हिस्सा है, ये ओपन नहीं होंगी। जैसे आप यूं समझ लें, आपने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, जो कोर नेटवर्क है ना आसिम भाई, कोर, वो उस पे आप ब्लूप्रिंट लगा दें, वो डिलीट नहीं होगा। तो आपको पता है, हमने कोर को कभी डिलीट नहीं करता है, आप इस तरह नहीं करते हैं, सही। कुछ चीजें आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी टोपोलॉजी में, आपकी नेटवर्किंग में, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसी होती हैं जो किसी भी सूरत में डिलीट नहीं होनी चाहिए, सही क्योंकि मरकज होता है। अब वो डिलीट हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जी। तो उसके लिए मतलब खाली लॉक लगाना काफी नहीं, उसके लिए मजीद एडिड है, वो है ब्लूप्रिंट। सही। ठीक है, तो मतलब पहली लेयर है लॉक लगाना। अगर आपने बिल्कुल ही किसी को रोकना है तो उसको रीड ओनली का एक्सेस दे दो, ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन नहीं, अगर उसको चेंज करना है लेकिन डिलीट नहीं करना, तो कैन नॉट डिलीट का लॉक लगाए। लेकिन अगर वो फिर भी कुछ कोर सर्विसेज ना कर सके, उस कोर सर्विसेज को, रिसोर्सेज को आप ब्लूप्रिंट में ले आए। सही। To make the protection process more robust, you can combine resource log with Azure blueprints. Azure blueprints enable you to define the set of standard Azure resources that organization requires. For example, you can define blueprints that specific certain logs must exist. Azure Blueprint can automatically replace the resource log if that log is removed. ठीक है, या वो बाद में मजीद और उसकी डिटेल आ जाएंगी बाद में। बाकी इन्होंने एक लैब बताई है कि आप किस तरह एक सर्विस बनाते हैं, उस सर्विस में कैसे लॉक लगाते हैं। अगेन जब उसने ये देखें, ये सर्विस बनाई है माई टेस्ट के नाम से, उसने इस पे लॉक लगा दिया है। जब लॉक लग गया तो वो गया, उसको उसने डिलीट करने की कोशिश करी है। तो देखें, जब जैसे ही उसने डिलीट करने की कोशिश करी है, उसके पास एक मैसेज आ गया है कि द रिसोर्स ग्रुप माई टेस्ट RG इज लॉक and cannot be deleted. Click here to manage log for this resource group. यानी कि अगर आप एक्सीडेंटली आपने ये बटन दबा दिया है तो आपको ये एरर आ जाएगा। जब तक आप उसको फिक्स नहीं करेंगे इस एरर को, जब तक आपको नहीं आएगा। तो फिर उसको उसने चेंज किया है, फिर उसको डिलीट किया है। जैसे ही आपने डिलीट किया, आगे बाद एरर आ गया, सो एंड सो फोर्थ। मतलब आपको समझ में आ गया। किसी को कोई सवाल लॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? ठीक है। ओके जी अमित भाई, अभी आप ब्लूप्रिंट्स का बता रहे थे, जी सर। उसमें अगर हमने ये देखा कि अगर हम लॉक खोल भी लेते हैं जी सर। तो उसके बाद भी स्पेसिफिक हम डाटा डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जिनको ब्लूप्रिंट पे लॉक किया है या रूल बनाया वो हम डिलीट नहीं कर सकते, एरर आ जाएगा। लेकिन अगर गलती से कोई पॉलिसी ना लगी हो, कोई डाटा डिलीट हो गया किसी से, तो रिसाइकल बिन में, विंडो में तो होता है रिसाइकल बिन, तो क्लाउड में कोई ऐसी ऑप्शन होती है? ना ना, गया तो गया।
शहजाद भाई आप लोगों को आवाज आ रही है शहजाद भाई की? आ रही है इसी तरह की आ रही है जैसे यार ये सुन रहे। ये हाँ बस ठीक है, वो उनका मेरे ख्याल में नेट बहुत स्लो हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना, तो लेटेंसी इशू एंड जिटर इश्यूज, जिटर तो नहीं है मुझे लग रहा है शहजाद भाई हमारे साथ हैं या नहीं? पैकेट्स ड्रॉप चल रहे हैं, पैकेट लॉस चल रहा है उनका। हम्म मेरे ख्याल है दोबारा वो लॉग इन कर लेंगे। लॉग इन करेंगे। ओके शहजाद भाई आ गए आप या नहीं आए? Okay. जी अमित भाई। आ गए आप हमारे साथ हैं? जी 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 बिल्कुल। आपकी आवाज कट गई थी, क्या कह रहे थे आप? मैं ये पूछ रहा था कि जिस तरह विंडो में रिसाइकल बिन को रिस्टोर कर लेते हैं, आपने बताया कि क्लाउड में तो ऐसा कोई नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, ना लेकिन क्या कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जा सकती है जिससे ये वो डाटा रिस्टोर हो जाए? भाजन वो फिर बाद वो डिटेल डिस्कशन है, बैकअप और डिजास्टर रिकवरी की कहानी है, लेकिन वो फिर एक अलग चीज है वो। बिल्कुल लेकिन आप सही, एज अ रूल याद रख लें, अगर डिलीट हो गई तो फिर नहीं आएगी। फिर नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है। अब जी आप जो जो बात आप कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि फिर हमारे पास मुतबादिल क्या है, ठीक है, उसकी जी जी प्लानिंग अलग होती है, उसकी स्ट्रेटेजी अलग बनती है, लेकिन रूल ये है कि एक चीज अगर डिलीट हो गई तो फिर वापस नहीं आएगी। ठीक है सर। फिर नहीं आएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हम गवर्नेंस का बड़ा चैप्टर पढ़ रहे हैं। गवर्नेंस में हमने पहले एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी देखा। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी हमने इसलिए पढ़ा था पिछली क्लास में क्योंकि सेंट्रलाइज आपकी एक्सेस कैसे होता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसा होता है, इसमें कंडीशनल एक्सेस क्या होता है। ये तो था, तरीका था कि किस तरह एक्सेस किया जाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा हुआ कि भाई कितना एक्सेस किसी को दिया जाएगा। मल्टी फैक्टर से वो लॉगिन तो कर रहा है, लेकिन लॉगिन कर लेगा तो उसके बाद वो क्या क्या कर सकता है। तो वो उसकी अगली कड़ी जो बनी थी वो बनी थी आर बैक, रोल बेस्ड एक्सेस रोल कंट्रोल। बेस्ड ठीक एक्सेस है। कंट्रोल। हाँ, कि भाई बंदे ने मल्टी फैक्टर से कंडीशनल एक्सेस करके लॉगिन कर लिया, लेकिन लॉगिन करके अब वो क्या क्या कर सकता है ये तो मल्टी फैक्टर नहीं करेगा। एक्टिव एक्टिव डायरेक्टरी तो नहीं बताएगी कि ये कंप्यूटर सर्विस कर सकता है या कंप्यूटर सर्विस नहीं कर सकता। ये तो आर बैक पॉलिसीज जो बनती है ये बनेगा। तो ये उसको दे दिया गया। ठीक है। अब जो भी बन दिया गया उसमें एक डर जो होता है वो जो सबसे क्रिटिकल होता है डिलीट का। तो हमने उसको पढ़ लिया कि डिलीट को रोकने के लिए, एक्सीडेंटल डिलीट्स को रोकने के लिए हमारे पास क्या क्या पॉलिसीज हैं। लॉक्स लगाना, और अगर लॉक्स हम रिसोर्स ग्रुप पे लगाते हैं और रिसोर्स ग्रुप पे लॉक्स खोल देते हैं तो रिसोर्सेज पे भी खुल जाते हैं। तो फिर हम उसके लिए मजीद प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं कि हम ब्लूप्रिंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं उन रिसोर्सेज के लिए कि अगर एक्सीडेंटल लॉक खुल भी गए वो फौरन दोबारा बंद हो जाएंगे ताकि आप उसको डिलीट ना कर सकें। ओके। अब गवर्नेंस ही के एक इजाफी हिस्सा होता है ऑडिट। ओके। ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा है क्लाउड में। उसकी एक ऑडिट में एक चीज आती है वो होती है टैगिंग। जो लोग डब्बों में, या जैसे आप लोगों को थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट है, अगर फर्ज करें आप लोगों का शिपिंग का काम है, आप लोग चीज खरीदते हैं और बेचते हैं। शहजाद भाई ऑनलाइन को कस्टमर फोन करते हैं कि भाई हमें ये डिलीवर कर दें आज। वो एक डब्बा बनाते हैं, उसमें उनका सामान रखते हैं, उसके ऊपर टेप लगाते हैं, उसके ऊपर उनका लेबल लगाते हैं और उनको शिप कर देते हैं। अब वो सारी शिप जो वो डब्बे भेज रहे हैं वो एक गोदाम में जाते हैं। उस गोदाम में वो जाके वो सॉर्ट होते हैं। अब वहां पे वो कोई डब्बे खोल खोल के तो नहीं देख रहा होता। वो देख रहा होता है कि भाई इसके ऊपर लिखा हुआ है क्या, लेबल लगा हुआ है। इसके ऊपर लेबल ये लगा हुआ है कि ये इस पते से आया है और इस पते में जाना है और उसके अंदर ये चीज है। तो वो उसको वहां पे भेज देते हैं। इस तरह ये पूरी लॉजिस्टिक चेन बनती है और आपका सामान एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक जगह से दूसरे शहर से तीसरे शहर पहुंचता है। अमेजोन पे काम हो रहा है, ये हो रहा है। इसी तरह अब बात हो गई है कि आपने एक कंप्यूट सर्विस खड़ी करी है। आज शहजाद भाई को उनको कंपनी ने बोला कि हमें एक वेब सर्वर बनाना है, एक वेब सर्वर चाहिए हमें, आप प्लीज हमारे इस स्पेक का वेब सर्वर खड़ा कर दें। उन्होंने खड़ा कर दिया।
जब वो खड़ा कर रहे थे उनसे नाम पूछा गया, उन्होंने अपने बेटे के नाम से रखे कि मुझे अपने बेटे से बहुत प्यार है, मैं उसके नाम से एक बना देता हूँ, वो बन गया। अब कल शहजाद भाई छुट्टी पे चले गए, आसिम भाई शिफ्ट पे आए। अब आसिम भाई को उनका बॉस कह रहा है कि भाई वो कल शहजाद ने बनाया था एक सर्वर, वो उस पर सही काम नहीं हो रहा, जरा तुम उस पर लॉग इन करके देखो। अब जो है आसिम भाई पप्पू हो गए कि भाई वो सर्वर गया कहाँ है, वो मुझे तो नजर भी नहीं आ रहा, यहाँ पे तो इतने सारे सर्वर बने हुए हैं, मुझे क्या पता है इसमें वेब सर्वर कौन सा है, इसमें डेटाबेस सर्वर कौन सा है, क्या नाम रखा गया था, कैसे नाम रखा गया था, ये तो कहीं डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं। तो क्योंकि क्लाउड वो एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप फिजिकली काम नहीं कर रहे, दुनिया में कोई भी बंदा जिसके पास एक्सेस है वो काम कर सकता है। अगर आपकी कंपनी में 1000 लोग हैं तो 1000 लोग काम कर सकते हैं। तो फिर क्या पॉलिसी होती है टैगिंग की? टैगिंग होती है ताकि आप अपने रिसोर्स को पहचान सकें। तो इसके हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट रूल्स होते हैं, डिफरेंट, जिस तरह वो कंपनी चलती है उसके लिहाज से होता है। जो ब्रॉडर ब्रॉडर एक कैटेगरी बनाई हुई है वो ये बनाई होती है कि भाई कंट्री, फॉर एग्जांपल अजोर सिंगापुर है, अगर आपका सिंगापुर में डेटा सेंटर है तो आप लिखेंगे पहले SG फॉर एग्जांपल अंडरस्कोर, फिर जो सर्वर आप बना रहे हैं वो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट का है या वो लैब इन्वायरमेंट का है या किसी और इन्वायरमेंट का है, आप वो लिख देंगे। तो आप लिख देंगे SG अंडरस्कोर प्रोड, यानी कि प्रोडक्शन का मतलब, प्रोड का मतलब प्रोडक्शन, जो भी ये सर्वर है ये प्रोडक्शन का है। उसके आगे लिखेंगे ये IIS है या वेब है या अपाची है, जो भी उसका उसकी फंक्शनल एट्रीब्यूट होगा आप वो नाम लिखेंगे। तो अभी तक आपने क्या लिखा? SG अंडरस्क्रोल प्रोड अंडरस्क्रोल HTTP, यानी कि वेब सर्वर है अंडरस्क्रोल। अब आपके एक सर्वर तो नहीं, आपके तो 10 सर्वर चल सकते हैं। आगे आप उसको कोई नंबर 001 002 कोई नंबर लिख देंगे। या मजीद इससे भी आप आगे जा सकते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं कि ये किस डिपार्टमेंट के लिए है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन में मार्केटिंग इन्वायरमेंट के लिए है या प्रोडक्शन में सिक्योरिटी के लिए है। अगेन हर कंपनी डिफरेंट स्ट्रक्चर पे होती है, उसके लिहाज से बनाया जाता है। टैगिंग का मकसद क्या होता है कि कल जब बिल आएगा, आपका बिल, तो वो ये आएगा, आपने अगर आपको याद हो ये बातें कि रिसोर्स ग्रुप और सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन लेवल पे तो आपने देख लिया कि मेरा मार्केटिंग का ये है, मेरा IT डिपार्टमेंट ये है, मेरा HR ये है, ठीक है, बड़े बड़े बबल्स बन गए आपके। लेकिन अब आपके IT डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, सिक्योरिटी है, आपकी ऑटोमेशन है, आपकी ऑपरेशंस हैं, आपकी डिफरेंट, जो जो एजाज कह रहा है कि हमने लाइन को क्रॉस करना है, तो इतना सारा फंक्शन चल रहा है ना आपका, तो उनके सर्वर्स चल रहे हैं। तो वो कैसे पता चलेगा कि भाई ये किस बंदे ने खड़ा किया था, किस डिपार्टमेंट के लिए खड़ा किया था, किस एनवायरनमेंट के लिए खड़ा किया था, किस मुल्क में खड़ा किया था? ये ऑडिट होना चाहिए। तो जब भी आपको ये टैग लगाना पड़ता है। अब मैं इसको एक बात और ऐड कर रहा हूँ, ये शायद आपको अभी मुश्किल पड़े समझने में। हमने पॉलिसीज बनाई होती हैं, हमारी पॉलिसीज ये होती हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल करूँ, फर्ज करें टैग्स, ये एक सर्वर है जो वर्चुअल मशीन के नाम से होता है। अब आपने इसका टैग लिखना है, टैग आपने लिखाया फॉर एग्जांपल, ये कहाँ पे है? लंदन में, अंडरस्कोर प्रोडक्शन अंडरस्कोर डिपार्टमेंट IT अंडरस्कोर किस का आपका है? वेब अंडरस्कोर 0010। ये आपका पूरा एक सर्वर का नाम है। अब वही वाली बात आ गई, पुरानी वाली, ये मैंने बनाया है, मैंने बताया है कि भाई ऐसे बनाना है, मैंने इजाज को बताया, इजाज ने बनाया, आसिम भाई को बताया, आसिम भाई बनाना भूल गए। आसिम भाई ने क्या लिखा? आसिम भाई ने ये लिखा लंदन IT वेब 2020।
अब ये जो उन्होंने लिखा है आसिम भाई ने, और जो मैंने जो बनाई है, ये दोनों मुख्तलिफ नाम हो गए ना, एक जैसे तो नहीं रहे। अब अगर हर बंदा अपनी तरीके से नाम बनाना शुरू कर दे, तो जब मैं साल के एंड में या महीने के एंड में अपनी रिपोर्ट निकालूंगा और मैं ये देखना चाहूंगा कि आईटी डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन में आईटी डिपार्टमेंट में कितने सर्वर चल रहे हैं, तो ये सर्वर तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो फ्रॉड है ही नहीं। तो आप पॉलिसी बनाते हैं, और ये हमने थोड़ा पहले पढ़ चुके हैं थोड़ा पॉलिसीज का, और हम आगे भी चल के पढ़ेंगे कि पॉलिसीज होती क्या है। पॉलिसीज ये होती है कि वो चेक करती है, जिसमें एक पॉलिसी आपने बनाई है कि मेरे टैग जो होंगे ना, उसका स्टैंडर्ड ये होगा इस तरह। और वो चेक करता है कि क्या हर सर्वर जो उस एनवायरनमेंट में चल रहा है वो इस टेम्पलेट पे है या नहीं। और जहां उसको लगता है कि नहीं हो, तो वो उसको रेड शो करता है कि भाई आपके एनवायरनमेंट में 10 सर्वर ऐसे चल रहे हैं, 10 वीएम ऐसी चल रही हैं जिनकी टैगिंग पॉलिसीज गलत हुई हुई है, आप उनको जाके चेक करें। तो यानी कि मेरे पे एक निशानदेही आ जाता है, नंबर 1। दूसरा, नंबर 2 में ये पॉलिसी भी बना सकता हूं कि अगर किसी भी सर्विस की ऐसे टैगिंग नहीं हुई, वो खड़ा ही ना हो, मतलब कि वो वजूद में नहीं आए जब तक वो सही ना करे। तो ये दोनों चीजें हमारे एनवायरनमेंट में चलती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलिसी, क्योंकि टैगिंग आपके लिए कहाँ का इस्तेमाल होता है, आपकी कॉस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, आपकी सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होता है, और आपके ऑपरेशंस के लिए काम होता है। गलत टैग का मतलब है, मैंने अपने बंदे को बोला कि जाके लंदन प्रॉड आईटी वेब 0010 को डिलीट कर दो। वो जब वहां पे गया तो उससे तो मिला ही नहीं है सर्वर। वो हो सकता है वो या तो डिलीट नहीं करेगा, या कोई गलत चीज डिलीट करके आ जाएगा। मैंने उसको बोला जाके इसको अपडेट करो, उसने गलत सर्वर को अपडेट कर दिया। ऑपरेशंस, मेरा ये सर्वर कॉम्प्रोमाइज हो गया बाहर से, उसमें कोई वायरस आ गया, उसमें कोई हैक हो गया, अटैक हो गया, मेरा सिक्योरिटी जो इंजीनियर्स हैं वो काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनको ये सर्वर मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरा टैग गलत था। मेरी कॉस्टिंग नहीं सही होगी कि मैं गलत डिपार्टमेंट को गलत रिसोर्स पे उनको चार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये चीज प्रोडक्शन का हिस्सा थी, लेकिन यहाँ क्योंकि मैंने प्रोड लिखा ही नहीं, तो ये प्रोडक्शन टीम को कभी मिला ही नहीं, ये कहीं और XYZ को बिल हो जाएगा। तो टैगिंग इतना इतना सिंपल काम नहीं है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत डायर होते हैं, कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए हमें बहुत ज्यादा इसकी वो तो बहुत तवज्जो की जरूरत होती है कि आप अपनी इन्वायरमेंट में टैगिंग करते कैसे हैं। तो यहाँ पे वो आपको ये बता रहे हैं कि टैग्स में रिसोर्स मैनेजमेंट होती है, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन होती है, ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है, सिक्योरिटी, रेगुलेटरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। अब देखें आप टैग्स किस किस तरीके से बना सकते हैं। आप एप्लीकेशन का नाम लिख सकते हैं, जैसे ये वेब है, ये FTP सर्वर है, ये राउटर है, स्विच है। कॉस्ट सेंटर क्या है, मतलब किस डिपार्टमेंट से है, उसका ओनर कौन है, किस एनवायरनमेंट का है, प्रोडक्शन का है, क्रिटिकल है। और इम्पैक्ट का मतलब है कि ये सर्वर, मतलब अगर कोई गलती से बंद हो जाए या डिलीट हो जाए, तो इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा बिजनेस को। मिशन क्रिटिकल है, हाई इम्पैक्ट है, लो इम्पैक्ट है, नो इम्पैक्ट है, या लो इम्पैक्ट है। ये सब कुछ आपको डिपेंड करता है। या तो आपकी रिसोर्सेज, जैसे अब आपका एक डेटा सेंटर है, आप सोचे डेटा सेंटर में जो आपकी फायरवॉल है या आपका जो राउटर है, अगर वही बंद हो गया, तो भले ही सारी चीजें नीचे चल रही होंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी मेन लाइन बंद हो गई है। तो उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा मिशन क्रिटिकल होता है। यस। उसके नीचे स्विच है, हाई इम्पैक्ट है, क्योंकि हो सकता है आपके पास रिडंडेंसी स्विचेस हो। उसके नीचे दूसरी चीजें लगाई हुई है, वो लो इम्पैक्ट पे आ जाती है। कहने का मकसद ये है कि जैसे जैसे आपकी बिजनेस है, हम सब डिफरेंट इन्वायरमेंट में काम करते हैं, हो सकता है हम सब के लिए मुख्तलिफ हो, लेकिन रूल्स ऐसे ही रहते हैं। अब यहाँ पे देखें, वो बात कर रहा है योर पॉलिसीज की। तो मैं दोबारा से बात करूंगा कि हमने क्या अभी तक क्या पढ़ा है गवर्नेंस में।
गवर्नेंस में हमने एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ा विद कंडीशनल एक्सेस टू एक्सेस एन अकाउंट। अब अकाउंट तो एक्सेस हो गया, लेकिन किस लेवल का एक्सेस होगा वो आपको आरबैक पॉलिसी से मिलेगा। आरबैक पॉलिसी से आपको रिस्क था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई गलत चीज डिलीट कर दूं एक्सीडेंटली, उसको रोकने के लिए आपके पास कुछ उन्होंने तरीके बताए। जब आपने वो कर लिए तो आपके पास नेक्स्ट चैलेंज ये था कि जो इतनी आपके पास 2000 सर्वर लगे हुए हैं, उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा सर्वर क्या काम कर रहा है। क्या सबके अंदर विंडोज में लॉगिन कर करके आप देखेंगे कि इसके अंदर वेब सर्विस चल रही है, डेटाबेस चल रहा है या चल रहा है नहीं चल रहा है। ये तो सारी चीजें उसके ऊपर लेबल लगना होना चाहिए। जैसे आपके पास किताबें हैं, अगर सारी किताबों पे कोई जिल्द, सबकी जिल्द एक जैसी है और उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, तो फिर आपको तो किताब खोल खोल के पढ़ना पड़ेगा कि यार ये किताब है क्या। अगर आपके पास 30 सिपारे हैं और 30 सिपारों पे लिखा हुआ ना हो कि कौन सा सिपारा है, तो या तो फिर आपके पास आपका हावजा हो कि आपको बताओ कि ये आयत यहाँ से शुरू हो रही है, ये इस सिपारे की है, तो फिर तो समझ में आएगा, वरना तो आप गड़बड़ कर जाएंगे। इसी तरह टैग्स टैग्स बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि वो सिक्योरिटी, ऑपरेशन और कॉस्ट के लिए काम होता है। ओके, अब इन सब चीजों को जो हमने पहले भी पढ़ा था कि पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिसीज आपको डिफाइन करती हैं कि आप क्या बनाते हैं, कैसे असाइन करते हैं, कैसे उसको चलाते हैं, उसको कंट्रोल कैसे करते हैं। पॉलिसीज भले वो सिक्योरिटी पॉलिसीज हमने सिक्योरिटी पोस्चर में पढ़ा हो कि हमने बनाया था कि हमारी पॉलिसी ये होनी चाहिए कि विंडोज के अलावा कोई रिसोर्स खड़ी नहीं होगी, ये हमने पॉलिसी बनाई है। जब हमने पॉलिसी बना दी और आपने उसको इन्फोर्स मोड में चलाया, तो उसने आपको स्कैन करके बताया कि भाई आपके तो इन्वायरमेंट में 1000 मशीनें चल रही हैं, 1000 में से 700 तो विंडोज में है, लेकिन 300 लिनक्स पर है, आप करें कुछ उनका। नंबर 1। फिर आपने एक पॉलिसी ये बनाई कि यार चेक करो कि भाई क्या मेरे इन्वायरमेंट में टैगिंग सही हो रही है या नहीं हो रही है, और अगर सही नहीं हो रही तो बताओ किसके टैगिंग नहीं है। तो अज्योर पॉलिसीज हर हर सर्विस पे चलती है, चाहे वो कंप्यूट हो, चाहे वो स्टोरेज हो, नेटवर्किंग हो, मैटर नहीं करता। वो तो पॉलिसीज दो तरह की होती हैं, एक होती है कस्टम और एक होती है प्री बिल्ट। उसको अभी हम देख लेते हैं। कुछ पॉलिसीज अज्योर वाले आपको खुद बना के देते हैं, उन्होंने बना के दी हुई है, आप उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं आप इस्तेमाल करें, आपको इस्तेमाल नहीं करनी आप छोड़ दें। जैसे उन्होंने एक सर्विस आपको एक पॉलिसी बना के दे दी है कि भाई आप ये कर सकते हैं कि भाई मेरे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कोई बंदा भी 64 GB रैम से ज्यादा सर्वर ना खड़ा करे। ये उन्होंने एक पॉलिसी बना के दे दी आपको, ऑलरेडी बना के दे दी आपको। अगर आपको ये चीज समझ में आती है, आप इसको इनेबल कर दो, बस ऑन कर दें, वो चीज चलने शुरू हो जाएगी, आपको बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन आपकी, क्योंकि आपका बिजनेस थोड़ा मुख्तलिफ है, आप कहते हैं नहीं यार 64 बहुत ज्यादा है, मैं चाहता हूं मेरी तो ये पॉलिसी हो कि 32 GB रैम से ज्यादा किसी के ना हो, तो अब आपको ये पॉलिसी खुद बनानी पड़ेगी। इसे हम कहते हैं कस्टम पॉलिसी। जैसे विंडो को हम कस्टमाइज करते हैं, समटाइम्स ऑफिस इंस्टॉल करते हुए कस्टमाइज कर लेते हैं ना कि ये चीज करे ये चीज ना करे, उसी तरह कस्टम उसी तरह में। डिफॉल्ट तो उन्होंने ऑलरेडी आपको चेक किया हुआ है कि भाई ये चीजें डिफॉल्ट में इंस्टॉल हो जाएंगी। बिल्कुल। लेकिन अगर आप कस्टम करना चाहते हैं, आप खुद करना चाहते हैं, तो आप खुद सेलेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। 3 चीजें होती हैं पॉलिसीज में। नंबर 1, आपको पॉलिसी डेफिनेशन बनानी पड़ती है, ठीक है, उस पॉलिसी को असाइन करना पड़ता है और उस पॉलिसी को फिर आपको रिव्यू करना पड़ता है। 3 स्टेप पे काम होता है। पॉलिसी बनाओ, पॉलिसी बना के जैसे आपने ACL का रूल बनाया, सिस्को में आप बनाते हैं ACL का रूल, उस ACL का रूल का मतलब ये होता है इसको अलाउ करो, इसको डिनाई करो, लेकिन फिर आप उसको कहीं पे उस किसी इंटरफेस पे उसको असाइन करते हो। जब तक असाइन नहीं करोगे वो काम करेगा नहीं। मतलब रूल बना हुआ है लेकिन किसी के साथ लगा हुआ नहीं है। अब आपने उसको किसी के साथ लगा दिया, जब आपने लगा दिया अब आप उसकी लॉग्स में जाके देख सकते हो कि भाई अगर ये चीज रुक रही है तो इसकी क्या वजह है, कोई ACL का रूल तो नहीं इसको रोक रहा। अब अगर मैंने एक पॉलिसी बना दी है कि भाई विंडोज के अलावा कोई इंस्टॉल नहीं होगा मेरे एनवायरनमेंट में,
तो मैं कहीं जाके देखूंगा तो सही ना कि मेरे पास क्या रिजल्ट आया। तो क्रिएशन, असाइन एंड रिव्यू। Azure policies enable you to define both individual policies and group policies. Of course, individual policies भी बनती हैं, group भी पॉलिसी होती है। उनको हम, इनका नाम होता है इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि कोई मतलब पॉलिसी तो बड़ा वर्ड है, हर एक्शन, क्योंकि आप देखें ना ACL जैसे आप बनाते हैं, उस ACL के अंदर रूल्स होते हैं आपके, है ना। आप लाइन 10 पे आप ये रूल बनाते हो, 20 पे ये रूल बनाते हो, 30 पे ये रूल बनाते हो, लेकिन पॉलिसी का नाम एक है। तो पॉलिसी के अंदर इनिशिएटिव्स होते हैं। एक पॉलिसी आपने बनाई हुई है प्रोडक्शन के लिए, उस प्रोडक्शन में एक पॉलिसी आपने एक इनिशिएटिव ये बनाया हुआ है कि भाई टैगिंग का रूल ये होना चाहिए। एक इनिशिएटिव ये बनाया हुआ है कि यार उसमें मैक्सिमम CPU या ये होना चाहिए। एक आपने एक इनिशिएटिव ये बनाया हुआ है कि खाली विंडोज 2020 वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए। अब ये 3 इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन पॉलिसी एक है। जब उस 3 इनिशिएटिव को आपने पॉलिसी के नाम के साथ लगा के प्रोडक्शन रिसोर्स ग्रुप पे लगा दिया, तो 3 पॉलिसीज चलने लगी, आपके 3 इनिशिएटिव चलने लगे और आपको रिपोर्टिंग मिलने लगी। ठीक है। Assigning the definition of resources, reviewing the result, पॉलिसी इनिशिएटिव्स क्या होती हैं, आप grouping related policies together. The initiative definition contains of all the policies definition to help track your compliant state for larger goal. ठीक है, मतलब एक जैसी को आपने इकट्ठा कर दिया। अब ये यहाँ पे बता रहा है कि आप कैसे बनाते हैं। अगेन ये हमारा मौजू नहीं है यहाँ पे पढ़ने का। यहाँ पे आप इनिशिएटिव डेफिनेशन लिखा, पॉलिसी डेफिनेशन लिखा, असाइनमेंट करा, एक्सेट्रा। Like a policy assignment, initiative assignment is an initiative definition that assigns to a specific scope of a management group. Resource group, management group पे आपने जाके लगा लिया, ठीक है। पॉलिसी इंडिविजुअल उस पे लग गई, आपको ये आ गया। तो मतलब अगर इस से जो आपने पढ़ा है, वो आपने पढ़ा है कि पॉलिसीज और कैसे लगती हैं, कैसे बनती हैं, उसके स्टेप्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे वो एक एग्जाम्पल दे रहा है कि एक पॉलिसी बनाओ जो रिस्ट्रिक्ट करे डिप्लॉयमेंट्स टू अ स्पेसिफिक लोकेशन बाय यूजिंग अजूर पॉलिसी। मतलब वो कह रहा है कि आप एक पॉलिसी बनाएं कि आपकी कंपनी लंदन के अलावा, क्योंकि अजूर तो आपको पता है दुनिया भर में, लेकिन वो लंदन के अलावा किसी और कंट्री में कोई भी सर्विस ना बना सके, ऐसी पॉलिसी आपको बनानी है। उसकी जो भी वजह हो, तो वो बता रहा है कि आप रिसोर्स ग्रुप पे जाएं, आप प्री डिफाइंड पॉलिसीज को देखें कि ऑलरेडी क्या आपके पास कोई ऐसी पॉलिसी है। अगर वो ऐसी पॉलिसी नहीं है तो आज जाके आप कस्टम पॉलिसी बना लें और उस पॉलिसी को आप असाइन कर लें अपने साथ। मतलब ये पूरा है, लेकिन क्योंकि लैब हमारी हिस्सा है नहीं, तो इसलिए हमें नहीं, ये आगे कोर्सेज में आपको आ जाएगा कि क्या बनता है। आप पॉलिसी को डिलीट भी कर सकते हैं, रिसोर्स ग्रुप को भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो आगे दोबारा ब्लूप्रिंट्स पे, जो हमने पहले बात की थी लॉक्स के जमाने में। एक हमें पता है एक कॉन्सेप्ट का टेम्पलेट का मतलब है कि एक खांचा आप बना ले और उसमें चीजें आती जाएं और उसी खांचे के हिसाब से बनती चली जाए। अब फर्ज करें
एजाज ने अपनी कंपनी के लिए लंदन में सर्विसेज बनाई हैं। उसने टैगिंग की पॉलिसी बनाई, उसने सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाई, क्योंकि वो ओनर है, वो एडमिन है, वो इंचार्ज है इन सबको। कल उसकी कंपनी के ऑपरेशन दुनिया भर में फैलते हैं। अब उसको यही चीज लंदन से लेके न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हर जगह लेके जाना। तो आपको क्या लगता है कि अगर वो हर कंट्री में जा जाके वही काम बार 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 करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पे क्या किया कि अज़ूर ब्लूप्रिंट्स का एक काम तो आपने देखा वहां पे कि वो ऑटोमेटिकली लॉक्स को इनेबल रखता है। उसके साथ वो आपको एक टेम्पलेट भी देता है। उस टेम्पलेट में करता है वो क्या कर रहा है उस टेम्पलेट में कि जो जितने भी गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं ना, जैसे टैगिंग है, सिक्योरिटी है, पॉलिसीज हैं, ये सारी चीजें वो डिप्लॉय कर सकता है। यानी कि वो अपने लंदन के ब्लूप्रिंट को कॉपी करे और उसको सिंगापुर, न्यूयॉर्क, पाकिस्तान, कहीं भी जहाँ पे भी अजोर का वो खड़ा करना चाह रहा है वहां पे कॉपी पेस्ट कर दे या वहां पे इंपोर्ट कर ले। तो वो सारी पॉलिसी जो उसकी लंदन में चल रही हैं वही वही वो दूसरे रीजन में भी चली जाएंगी। उसको वहां पे बनानी नहीं पड़ रही दोबारा। ठीक है, जिसमें पॉलिसीज आती है, रोल बेस्ड अलाइनमेंट आता है, रिसोर्स ग्रुप आता है, सारी चीजें आती हैं आपको। लेकिन ये खाली ब्लूप्रिंट्स क्या करता है? जो गवर्नेंस रिलेटेड आपके टास्क हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मशीनें उसने बनाई हुई हैं वही मशीनें ऑटोमेटिकली वहां चली जाएंगी। उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड या दूसरी चीजों पर काम करना पड़ेगा। वो यहाँ का इसका ब्लूप्रिंट का मौजू नहीं है। ब्लूप्रिंट का मतलब है कि जो सिक्योरिटी कंट्रोल, जो पॉलिसीज, जो गवर्नेंस मॉडल आपने एक जगह बनाया हुआ है वही आपको दूसरे रीजन में लेके जाना है, दूसरी जगह पे लेके जाना है। उसको कैसे लेके जाएंगे? तो या तो वहां पे भी सारे यही काम करें या इसको कॉपी पेस्ट कर लें। तो जो ब्लूप्रिंट जो हैं वो आप क्रिएट करते हैं, असाइन करते हैं और उनको असाइन कर लेते हैं। किसी को कोई सवाल इस पे? नहीं ठीक। आज से वो ऑल शहजाद गुड, इजाज में बड़े खामोश चल रहे हैं आज। ऑल गुड चल रहा है, ऑल गुड चल रहा है। ऑल गुड चल रहा है। काफी ड्राई है ना, ड्राई काफी है ये, ये ड्राई, थोड़ा सा। ये ड्राई। हाँ इसमें आपने मतलब रट्टा मारना है और कॉन्सेप्ट याद करने हैं, बाकी तो टेक्निकल कुछ नहीं। ओके, एक कॉन्सेप्ट है कैफ, CAF, क्लाउड एडॉप्शन फ्रेमवर्क। ये किन लोगों के लिए है? ये बहुत ज्यादा मौजू है आसिम भाई के लिए और शहजाद भाई के लिए। ये उन लोगों के लिए है कि जो नए नए क्लाउड में आए हैं और उस इन्वायरमेंट में गए जो वो इन्वायरमेंट ऑलरेडी क्लाउड में नहीं किया हुआ। तो फर्ज करें आपकी जो काउंसिल है वहां पे आप वो सोच रही है या वो एक्सपेरिमेंट कर रही है कि हमें क्लाउड पे जाना है। कैसे जाएंगे आप? क्या तरीके कार है? कैसे लेके जाएंगे? कोई 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 उसकी कोई है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने, इनफैक्ट सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं और भी आके जो दूसरे बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने आपको एक फ्रेमवर्क दिया है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक एक ब्लूप्रिंट कि यार अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन डेटा सेंटर पे काम कर रही है और उसको क्लाउड पे जाना है तो कैसे आप अपनी इस जर्नी को, इस सफर को आसान बना सकते हैं। तो वो है कैफ, CAF, क्लाउड एडॉप्शन फ्रेमवर्क। उसके 5 पिलर्स हैं। सबसे पहले है स्ट्रेटेजी बनाना। दूसरा प्लान, प्लान करना। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह स्ट्रक्चर्ड है। क्लाउड में कौन कौन सी सर्विसेज आपको चाहिए और किस तरह आप अपनी सर्विसेज को क्लाउड पे लेके जाएं। ठीक है। स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी का मतलब है
क्यों क्लाउड पे जाना चाह रहे हैं? कॉस्ट तो जानी है ऐसा, कॉस्ट है, क्या कोई आपका इश्यूज है, आपका कोई ऐसा सर्विसेज हैं जो दुनिया में फैल रही हैं, जाहिर सी बात है डेटा सेंटर आपको बहुत दूर पड़ता है या आपकी ऐसी सर्विसेज नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि आपको चाहते हैं कि जल्द से जल्द आए, क्योंकि सर्वर को ऑर्डर करने में, डेटा सेंटर को चलाने में आपको बहुत टाइम लगता है। ये सारा स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। स्ट्रेटेजी का काम आपका नहीं होता, ये मतलब कि इंजीनियर्स का काम नहीं होता। स्ट्रेटेजी आपको आपके हेड बना के, आपके बिजनेस बना के देती है कि भाई हमारा विजन ये है कि हम कंपनी को अब इस डायरेक्शन पे लेके जाना चाहते हैं और इसलिए हमें लगता है कि क्लाउड बेहतर है। ओके, ये जो बीच का बॉक्स है ना, यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है, ये है आपका काम। कि आपको जब ऑर्डर आ गए कि भाई आपको अब आपने क्लाउड पे जाना है, तो अब आपने देखना है कि यार मेरा प्लान क्या होना चाहिए, मैं अपनी असेसमेंट करूं और मैं अपना माइग्रेशन करूं। और जब उस माइग्रेशन को, क्या गवर्नेंस है जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक, किस तरह गवर्न करेंगे और किस तरह हम मैनेज करेंगे, ये है आपका कैफ मॉडल। तो स्ट्रेटेजी आपको नजर आ जाएगी कि जिसमें डिफाइन करना होता है, बिजनेस का आउटकम लिखना होता है, फाइनेंशियल कंसिडरेशन होती है, टेक्निकल कंसिडरेशन होती है। प्लानिंग में आपको अपना बताना पड़ता है प्लानिंग में कि यार मेरे पास ये एप्लीकेशन चल रही है मेरी, इन एप्लीकेशन को ये लोग इस्तेमाल करते हैं और ये लोग दुनिया में यहाँ बैठे हैं। आपको समझ में आता है कि यार मेरी ये बहुत क्रिटिकल सर्वर्स हैं, ये एप्लीकेशन हर वक्त इस्तेमाल होती हैं, ये कम इस्तेमाल होती हैं। मुझे जब मैं माइग्रेशन पे करने जाऊंगा तो मुझे टाइम लगेगा, तो मुझे डीएनएस चाहिए, नॉन डीएनएस चाहिए, मुझे क्या मेरा डेटा सेंटर भी साथ चलता रहेगा या मेरा 100% क्लाउड पे चला जाएगा पहले दिन से। ये सारी प्लानिंग का है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता एक एक सर्विस उठा उठा के लेके जाऊंगा या मैं बिग बैंग में हर चीज शिफ्ट कर दूंगा। ये सारी प्लानिंग है, ठीक है। फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करना। लैंडिंग जोन, लैंडिंग जोन का कॉन्सेप्ट नया है, बहुत रिसेंट है। लैंडिंग जोन का मतलब होता है, जैसा आप कहते हैं ना घर का प्लॉट बनाना, आप घर तामीर होता है प्लॉट के ऊपर, वो प्लॉट होता है फाउंडेशन, ठीक है। फाउंडेशन में क्या होता है, आपके सरिये डले होते हैं, आपकी कंक्रीट डली होती है, आपके मतलब आपका घर जितना ऊपर नहीं होता उससे ज्यादा नीचे होता है जमीन के, क्योंकि वो आपको फाउंडेशन देता है। क्लाउड में जो लैंडिंग जोन है वो आपको क्या होता है, आपकी पूरी नेटवर्किंग होती है, आपकी स्टोरेज होती है, आपकी सिक्योरिटी होती है, आपकी पॉलिसीज बनती हैं। यानी कि इस लैंडिंग के ऊपर, इस जोन के ऊपर अब आपकी एप्लीकेशन आके गिरती है। वेब एप्लीकेशन है, एचटीटीपी एप्लीकेशन है, एफटीपी सर्वर है, डिफरेंट चीजें। लेकिन लैंडिंग जोन जो है ना, वो आपका मेन नेटवर्किंग सिक्योरिटी ब्लॉक होता है, जिसके ऊपर हर चीज खड़ी है। अगर आपकी नीचे की फाउंडेशन ही खत्म हो जाए तो हर चीज गिर जाएगी। जैसा आपके आपके जो, अगर आपको डेटा सेंटर बनाना होता है तो पहला काम आप क्या करते हैं, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है ना इधर। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर आप नेटवर्किंग करते हैं ना पहले, हाँ केबलिंग बिछाना, या मेरा पैच पैनल होगा, मेरा राउटर यहाँ पे लगेगा, मेरी ये पैच पैनल होगा, मेरी फायरवॉल यहाँ लगेगी। एप्लीकेशन सर्वर तो बिल्कुल एंड में आते हैं। सही तो सही। लैंडिंग जोन जो है, वो आपकी लैंडिंग जोन वो होती है जहाँ पे आपके 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 जैसे रिसोर्स ग्रुप बनाया, उस रिसोर्स ग्रुप में आपने वीपीसीज बनाए, वीनेट्स, कि भाई ये मेरा डेटाबेस का है, ये मेरा डीएमजी है, ये मेरा पब्लिक है, ये मेरा प्राइवेट है, ये मेरा सिक्योर है, ये बंदा इससे बात कर सकता है, इससे नहीं कर सकता है, इससे कर सकता है, ऐसे कर सकता है। इंटरनेट के लिए मुझे एक्सप्रेस राउट लेना है, मैंने वीपीएन लेना है। ये सब काम पहले करेंगे, इससे पहले कि आप एप्लीकेशंस को माइग्रेट करना शुरू करें अपने डेटा सेंटर से। ये चीजें तैयार होनी चाहिए। जब ये चीज तैयार हो गई, आपका आपका स्केलेटन खड़ा हो गया, अब आप एप्लीकेशन लेके आते हैं, तो वो लैंडिंग जोन का हिस्सा। फिर एडेप्शन टू क्लाउड। अब इसके अंदर बहुत सारे सिनेरियोज हैं, यहाँ पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। एक होता है सिंपल लिफ्ट एंड शिफ्ट। लिफ्ट एंड शिफ्ट का मतलब होता है उठाया और ले गए। एक होता है रिफैक्टर करना,
आपने उसको चेंज करना है। अगेन ये इस लेवल पे ये इतनी बातें डिटेल जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास काफ़ी डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं। अगर आप देख रहे हैं कि यार मेरे डेटा सेंटर में एक सर्वर लगा हुआ है जिसमें SQL सर्वर चल रहा है। मेरे पास 2 ऑप्शन है। मैं ये डेटाबेस उठा के मतलब कॉपी करके क्लाउड पे IIS मशीन पे विंडोज़ इंस्टॉल करूँ, विंडोज़ के ऊपर SQL सर्वर इंस्टॉल करूँ और SQL सर्वर के ऊपर ये सारी चीज़ें डाल दूँ। ये मेरे पास एक तरीका है। या दूसरा ये तरीका है कि मैं MS SQL यूज़ कर लूँ जो PaaS सर्विस है। अब आप कौन सा चूज़ करेंगे? कौन सा चूज़ कर सकते हैं? ये आपको अपनी कंपनी के जिस तरह एप्लीकेशन बनी हुई है, उसके ऊपर जाके आपको पता चलेगा कि यार मैं ये चीज़ इसलिए कर सकता हूँ, इसलिए नहीं कर सकता, इसके फ़ायदे ये हैं, इसके नुकसान ये हैं। अगेन ये कैफ का मतलब ये है कि उसने 5 वर्टिकल में आपको तोड़ के दिया है कि आप कैसे स्ट्रैटेजी बनाएँ, कैसे प्लानिंग करें, कैसे एडॉप्शन करें, उसके बाद कैसे गवर्नेंस करें, ठीक है? और सो एंड सो। तो ये कैफ मॉडल है। मेन चीज़ आपको ये याद रखने की है कि स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, कंपनी को तैयार करना, एडॉप्शन और गवर्नेंस, 5 कैफ मॉडल, CAF। ओके, और 5 मिनट की ब्रेक हो गई सर। मैं देख रहा था कब खत्म हो जाए, लेकिन टाइम काफी ज्यादा हो रहा है। अब बात आ गई सब्सक्रिप्शंस, गवर्नेंस स्ट्रैटेजी। अब मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट ग्रुप के नीचे सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के नीचे रिसोर्स ग्रुप और रिसोर्स ग्रुप के नीचे रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है? तो आपको सब्सक्रिप्शन लेवल पे इसलिए आपको होती है ताकि आप उसकी बिलिंग बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। डिफरेंट सब्सक्रिप्शन, डिफरेंट वो। At the beginning of any cloud governance implementation, you define a cloud organization structure that meets your business needs. This step is often available as a boiler code, कोई खास बात नहीं है. You can create one billing report per subscription. If you have multiple departments and need to do a chargeback of cloud cost, one possible solution is to organize subscription by department. Again, अभी ये चीजें कुछ लोगों के लिए बहुत ख्याली हैं क्योंकि आप लोग कभी इस इन्वायरमेंट में आए नहीं। लेकिन फर्ज करें अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा है कि IT डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो आप डिफरेंट सब्सक्रिप्शन बना लेते हैं क्योंकि बिल जो जाता है क्लाउड को जो आप पे करेंगे वो तो एक बिल पे करेंगे ना, जैसे वो तो अकाउंट से पे करते हैं ना, मेन हाँ अकाउंट। वो तो अकाउंट से जाएगा। वो आपके $1 मिलियन चले गए फॉर एग्जाम्पल। अब $1 मिलियन में IT वालों ने कितने पैसे खर्च किए हैं, मार्केटिंग वालों ने कितने लिए हैं, HR वालों ने कितने लिए हैं, सेल्स वालों ने कितने लिए हैं, ये आपको हर डिपार्टमेंट के खुद भेजने पड़ेंगे कि भाई तुम्हारे IT वालों तुम लोगों ने $2 लाख का बिजनेस तुम लोगों ने खर्चा किया है, तो तुम लोग जस्टिफाई करो तुम लोगों ने क्या किया। सारा सेल्स बताएगा, HR बताएगा, दूसरे बताएंगे। तो इसलिए आपको सब्सक्रिप्शन लेवल पे जाना पड़ता है। आपको पेमेंट तो अकाउंट लेवल पे करनी पड़ती है, वो तो आपको एक ही पड़ेगी, ठीक है? तो दूसरा, सब्सक्रिप्शन बनाने से एक्सेस कंट्रोल हो जाता है। एक्सेस कंट्रोल का मतलब ये है कि जो IT वाले हैं वो दूसरे ग्रुप को एक्सेस नहीं कर सकते, मार्केटिंग वाले दूसरे का डेटा नहीं देख सकते, मतलब सबके अलग अलग डिपार्टमेंट बन जाए। फिर आप लिमिट लगा सकते हैं, जैसे कि भाई IT वाले 3 लाख से ऊपर भी जाएंगे ही नहीं, मतलब उनका कुछ चलेगा ही नहीं आगे, आपने एक हार्ड लिमिट लगा दी है। ये वैसी लिमिट है जैसे आपने एक मोबाइल वाइफ को दिलाया, अपने बेटे को दिलाया और आपने खुद रखा हुआ है, लेकिन आपने वाइफ और बेटे के ऊपर लगाया हुआ है कि इनका 1000 रुपये से ज़्यादा बिल जाएगा ही नहीं, कॉल मिलेगी नहीं, इंटरनेट चलेगा ही नहीं, अगर उनका ऑलरेडी इतना खर्चा हो चुका है। ताकि आप ये तो नहीं चाहते कि अनएक्सपेक्टेड बिल आपको महीने के एंड में मिल जाए कि भाई आपको तो कुछ 20,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन आ गया, बिल आ गया क्योंकि
कोई किसी ने कोई सही। प्रीमियम नंबर पे कॉल कर ली, तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं। ज्यादातर सब्सक्रिप्शन लिमिट जो है वो ज्यादातर क्या मतलब, यानी अच्छा सा इसकी एग्जांपल हो सकती है कि जैसे आपकी लैब चल रही है ना, लैब्स, हाँ, तो लैब का आप वो सब्सक्रिप्शन के ऊपर जो है वो डेव जो कहलाती है, डेवलपमेंट की लैब जो होती है, उस पर आप लिमिट लगा दें कि इससे ज्यादा लैब्स के ऊपर हम इतने ज्यादा पैसे खर्च नहीं करेंगे, तो फिर उसके बाद लैब्स आपकी लैब के ऊपर, प्रोडक्शन के ये ऊपर जो तो नहीं लगाते ज्यादातर लोग, लैब्स में लगाते हैं, जो कि आपकी डमी चीज होती है उसके ऊपर चल लगा मतलब भाई देते हैं। जो मेन मैनेजिंग हमारा ग्रुप जो होता है या अकाउंट ग्रुप होता है, वहीं से लाइक वो हमारी डिडक्शन करते हैं, जो भी हमारा बिल बनता है, बिलिंग होती है। लेकिन जो नीचे वाली जो बिलिंग है कि किस डिपार्टमेंट ने कितना यूज किया है, वो भी बिलिंग हम खुद से जनरेट उसके लिए होती है, या वो भी माइक्रोसॉफ्ट ही करता है? नहीं वो आप कर बेसिकली आइटमाइज बिलिंग्स की बात है ना, इस तरह आसानी वो से। चार्ज, उसे हम कहते हैं चार्ज बैक। सही। उससे हम कहते हैं चार्ज बैक। चार्ज बैक का कॉन्सेप्ट ये होता है कि देखें, माइक्रोसॉफ्ट तो यहाँ पर है, जी। ठीक है, और आपकी कंपनी यहाँ पर है, आपकी कंपनी का एक्स ओनर है, ये उसको बिल भेज करते हैं, ठीक है, कि आपने $1 मिलियन देने हैं, इतना आपने खर्चा किया है। अब ये है अकाउंट लेवल, इसके नीचे लगे हुए हैं सब्सक्रिप्शन लेवल, ये आईटी, ये एचआर, ये सेल्स, ये मार्केटिंग, ठीक है। कंपनीज में होता ही है कि सालाना बजट मिलता है, आपने कंपनी के आईटी को आपने 2 लाख का 200 का बजट दिया है, एचआर को आपने 100K का बजट दिया है, सेल्स को आपने 600K का बजट दिया है, मार्केटिंग को आपने 400K का बजट दिया है, फॉर एग्जाम्पल। ये बजट है। अब आपने इनको तो 1 मिलियन दे दिए, अब आपने अपनी रिपोर्ट जब रन करी तो आपको पता चला कि आईटी ने तो 280K खर्च किए, एचआर ने 80K किए, सेल्स वालों ने 700 किए, और मार्केटिंग वालों ने 300 किए, ठीक है। अब ये लोग ये आपको पैसे देंगे ना, आसिम भाई, जी बिल्कुल। ये आपको पैसे देते हैं, इसे हम कहते हैं चार्ज बैक। चार्ज सही। बैक मतलब ये आपको इस सही। तरह आपको नहीं देते, या आप उनके सालाना बजट में से पैसे काट लेते हैं। सही, मैं समझ गया बिल्कुल। क्यों, या उनको आप लिमिट कर सकते हैं कि वो हाँ, इतना ही यूज करेंगे, 200 किया तो 200 के ही यूज तो करेंगे। 200 यूज करेंगे, लेकिन खैर आप थोड़ा लिमिट से 20% ऊपर ही रखते हैं ना। ऊपर रखते हैं बिल्कुल। जी। तो ये सही। होता है चार्ज बैक। गुड। माशाल्लाह। सवाल कितने? भाई, पता कैसे पता चलता है? अच्छा, रिकॉर्डिंग रोक रहा है या रिकॉर्डिंग लगे रहते हैं अभी? नहीं यार, ऐसा तो नहीं करेंगे यार। बिल्कुल सही। अब देखें, इसी चीज की कड़ी आगे गवर्नेंस की है, कंप्लायंस। कंप्लायंस का क्या मतलब होता है यार? कंप्लायंस के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि जैसे अम, अ, जब फर्स्ट वॉइस रिकॉर्डिंग है, तो ये भी कंप्लायंस का हिस्सा है कि आपकी जो गवर्निंग बॉडीज होती हैं, जैसे जीडीपीआर है, और जैसे, तो आप उसको फॉलो कर रहे नहीं कर रहे उनकी उनकी दी हुई इंस्ट्रक्शन को, तो आई थिंक वो कंप्लायंस में आ जाती है। जो स्टैंडर्ड्स होंगे, स्टैंडर्ड्स, आईएसओ हाँ। स्टैंडर्ड्स वगैरह जो होते हैं। यस, ये कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब है किसी चीज के साथ मैच करना, ठीक है। आपकी आपकी एक आपने हमने एक रूल बनाया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा हुआ है कि यार ये जो है ना, ये एक मीटर है,
अब क्या मतलब है ये वो 1 मीटर है, किसने बताया 1 मीटर है? तो आपको पता है कि भाई एक गोल्ड बार है कहीं किसी स्विट्जरलैंड के किसी वहां पे, उन्होंने बता दिया कि भाई इतना डिस्टेंस जो होता है वो उसकी पैमाइश ये 1 मीटर है। अब उसके बाद उसको डबल कर दे तो 2 मीटर वरना 3 मीटर, वरना कहीं न वही तो नाजिल हुई नहीं है, ना कुरान में आया है ना कोई हदीस में आया है कि भाई ये डिस्टेंस जो होता है ये 1 मीटर होता है। किसी इंसान ने कोई स्टैंडर्ड बना के उसको बना दिया है और सब लोग अपने फीते को उसके साथ मैच करते हैं और कहते हैं हम कंप्लाइंट हैं। अब 1 किलो का जो बट्टा है आपका जो होता है आप तराजू में डालते हैं, अब भाई 1 किलो कितना हो, 1 किलो होना चाहिए, तो उसको उन्होंने एक वेट कर दिया है कि भाई आज के बाद से दुनिया में जो इस स्टैंडर्ड पे आ जाएगा वो 1 kg खिलाएगा या 1 ग्राम खिलाएगा, सो एंड सो फोर्थ। इसी तरह जब हम कंप्लायंस की बात करते हैं, रेगुलेशंस की बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। और देखें ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक समझ में आ जाती है कि ग्लोबल लेवल पे आईएसओ ये सारे आपके स्टैंडर्ड्स हैं। यूएस गवर्नमेंट ग्लोबल के अलावा कुछ उनके स्टैंडर्ड्स भी हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। फेडरल है, निस्ट है, आईआरएस है, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस जो उनके होते हैं वो है। ये यूएस लेवल पे है, ऊपर ग्लोबल नीचे यूएस। अब है इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, टेलीकम्युनिकेशन, आपकी फाइनेंशियल, जीडीपीआर, आपकी मेडिकल यूज करती है हिपा। ये आपकी जितनी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं ये लोग हिपा होती हैं। आपका ये जो एनएचएस है ये हिपा कंप्लाइंट है। मतलब जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे होते हैं, जैसे इजाज कह रहा है मैं टेलीकम्युनिकेशन में काम कर रहा हूँ, तो टेलीकम्युनिकेशन की अपनी स्टैंडर्ड्स होती हैं। आप किन लोगों की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, नहीं रख सकते, किसका डेटा कहाँ सेव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सो एंड सो फोर्थ। तो कुछ चीजें ग्लोबल है जो आईएसओ लेवल से खिलाती हैं, कुछ यूएस की है। हम यूएस क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जाहिर बात है अजूर माइक्रोसॉफ्ट जो है अमेरिकन कंपनी है और अमेरिका एक सुपर पावर है और उसके काफी स्टैंडर्ड्स हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कुछ मतलब यूएस के स्टैंडर्ड्स को मीट ना करते हो अगर आप यूएस के साथ काम नहीं कर रहे। फिर आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक हैं, पीसीआई डीएसएस है फाइनेंशियल की। फिर है रीजनल, हर कंट्री का अलग है। फॉर एग्जाम्पल आपका यूके में जीडीपीआर है, आपका सिंगापुर में एमटीसीएससी है, ठीक है, जर्मनी का अलग है, इंडिया का अलग है, ईयू का अलग है, चाइना का अलग है। ये सारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस है। मतलब आपको बहुत सारे ये सारे आपको मिलेंगे, हिपा मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट है। मतलब ये यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि कितने स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन मतलब ये समझने के ग्लोबल, रीजनल, इंडस्ट्रियल और यूएस आपके किस तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपको कंप्लाई करना होता है। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अजोर हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, अजोर के डेटा सेंटर्स में फाइनेंशियल चीजें भी चल रही हैं, टेलीकम्युनिकेशन की भी चीजें चल रही हैं, यूएस की भी चल रही है, नॉन यूएस की भी चल रही हैं। तो उनको हर चीज की सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। ऑफकोर्स ये सवाल हमारे लिए इतना अहम नहीं है आज के ज़माने में, क्योंकि एजोर बहुत, माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन फर्ज करें जैसे अभी शहजाद भाई बात कर रहे थे, शहजाद भाई एक ऐसी क्लाउड कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो ना कि AWS है, जो कि ना ही एजोर है, ना ही गूगल है। एक छोटा सा प्लेयर है, एक छोटा सा कंपनी है जो एक क्लाउड सर्विसेज करता है। और इनकी कंपनी कहती है शहजाद भाई की, क्या आप अपनी वेबसाइट, हमारी ये वेबसाइट होस्ट कर लें। तो पहला सवाल जो बनता है ना, पहला सवाल जो बनता है जो टेक्निकल नहीं है, देखिए इतना क्रूशियल है कि जिस कस्टमर की मैं वेबसाइट होस्ट कर रहा हूं वो कस्टमर है कहाँ पे? वो अमेरिका में बैठा हुआ है। ओके, तो यानी कि मैं एक अमेरिकन कंपनी की वेबसाइट एक जगह होस्ट करने जा रहा हूं,
वो है XYZ कंपनी को। ओके, तो क्या XYZ कंप्लाइंट है यूएस के वेबसाइट होस्ट करने के लिए या नहीं? अब ये टेक्निकल सवाल नहीं है, ये एक लीगल सवाल है, ये कंप्लायंट लेवल है। अगर आप पहले ही सवाल में फेल हो गए तो भले टेक्निकल आप कुछ भी कर लें, वो पास नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। आपको पेनल्टीज पड़ सकती हैं, आप पे सू किया जा सकता है आपको कि भाई वो जो कंपनी थी, जो XYZ थी, वो उसके पास सर्टिफिकेट नहीं था कि वो अमेरिका की किसी कंपनी का डेटा अपने पास होस्ट कर सके। क्यों? क्योंकि वो कंपनी अमेरिका में ऑपरेट नहीं करती। अमेरिका के अपने रूल्स हैं, EU के अपने रूल्स हैं, चाइना के अपने रूल्स हैं, बड़े बड़े ममालिक के सुपर पावर्स के अपने रूल्स होते हैं। हमें ये सवाल इतना मैं नहीं पड़ता अज़ूर में या AWS पे, गूगल वाले पे, क्योंकि इनके जो लीगल टीम्स हैं उन्होंने मिलियंस बिलियंस खर्च करके अपने आप को रजिस्टर्ड सर्टिफाइड करवाया हुआ है कि हम लोग कंप्लाइंट हैं, कोई भी मसला नहीं है, आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और हमें पता है ये चीज। तो बहुत रेयर ऐसा हो सकता है कि हमें हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ आ जाती है कि अगर आपको कोई चीज़ होस्ट करनी है किसी रीजन में, और आप जैसे आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी फॉर एग्जांपल चाइना में नहीं रखना चाहती कोई चीज़, आप अमेरिकन कस्टमर हैं, ज़ाहिर सी बात है अमेरिकन कस्टमर अगर कोई डेटा चाइना में क्यों रखेगा। लेकिन अज़ूर क्योंकि चाइना में ऑपरेट करता है, इसलिए लोगों को होता है कि यार मैं वहाँ पे क्यों रखूँ अपनी, तो मेरी पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि भाई मैं US के अलावा कहीं नहीं रखना चाहता। अगेन माइक्रोसॉफ्ट ये चीज़ें साफ साफ बताएगा आपको कि हम कौन सा डेटा कहाँ रखते हैं और कौन कौन उस डेटा को एक्सेस कर सकता है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन अगेन तो पहला सवाल ये है कि आर यू कंप्लाइंट और नॉट। तो अज़ूर इन सारी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स या ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ISO लेवल्स को मीट करता है। ओके, अब ये वो सवाल है जो नॉर्मली हम पढ़ते नहीं है लेकिन हमें पढ़ना पड़ता है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट प्राइवेसी स्टेटमेंट, ये वो चीज होती है जो हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके निकाल देते हैं। ये क्या चीज है? माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन सर्विस टर्म्स क्या चीज है, और डेटा प्रोटेक्शन एडेंडम क्या चीज है। ये तीन चीजें हैं यहाँ पर, प्राइवेसी स्टेटमेंट, ऑनलाइन सर्विसेज टर्म्स एंड कंडीशंस एंड डेटा प्रोटेक्शन एडेंडम। ये तीन चीजें क्या हैं, ये तीन चीजें किन लोगों के लिए हैं, और ये तीन चीजें क्या बताती हैं। इस कोर्स में ये समझने की जरूरत है बस, आगे आगे पीछे की कहानी इतनी हमें मैटर नहीं करती। Microsoft Privacy Statement. The Microsoft Privacy Statement explain what personal data Microsoft collects, how Microsoft uses it, and for what purpose. The privacy statement covers all of Microsoft services, websites, applications, softwares, servers, and devices. The list ranges from enterprise and server products to devices that use in home to software the students use at school. Microsoft privacy statement also provides the information that's relevant to specific products such as Windows and Xbox. मतलब आपको क्या उससे पता चला? जाहिर सी बात है आप माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑफिस इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कुछ डेटा कलेक्ट करता है। अब वो क्या डेटा कलेक्ट कर सकता है? क्या वो ये डेटा कलेक्ट कर सकता है कि आपने जो कॉन्फिडेंशियल लेटर लिखा है उसकी वो करेगा? नहीं। वो ये चेक कर सकता है मेटा डेटा कि ये बंदा कितने कैरेक्टर्स लिखता है, किस लैंग्वेज में लिखता है, क्या राइटिंग स्टाइल है, क्या इसका माइक्रोसॉफ्ट क्रैश तो नहीं कर जाता, अगर कर जाता है तो क्या कर रहा था, कौन सी एप्लीकेशन खुली हुई थी, ये सारी चीजें वो ये डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। आप उनकी वेबसाइट पे गए, आपने बिंग जो इनका सर्च इंजन है, गूगल का गूगल है, बिंग इनका है माइक्रोसॉफ्ट का, आप बिंग पे गए, आपने सर्च किया, तो वो ये देखना चाहता है आप क्या सर्च करते हैं, किस पर सर्च करते हैं, कैसे कौन से लेटर लिखते हैं सर्च करने को, जो सर्च रिजल्ट मिलता है उससे आप कितने मुतमईन होते हैं। ये सारा डेटा वो कैप्चर करता है, कलेक्ट करता है, उसको यूज करता है। लेकिन
आपका कौन सा डेटा वो सेव करता है, कलेक्ट करता है, उसको इस्तेमाल कैसे करता है और कहाँ इस्तेमाल करता है, वो पूरी डिटेल आपको माइक्रोसॉफ्ट प्राइवेसी स्टेटमेंट में देता है कि जो हम यूजर का वेबसाइट से डेटा यूज कर लेते हैं उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और कहाँ इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। जो हम जो बंदा हमारा एक्सबॉक्स खेलता है हम उसका कौन सा डेटा लेते हैं, जो हमारा विंडोज का लैपटॉप इस्तेमाल करता है हम उसका कौन सा डेटा करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हर डिवाइस का डिफरेंट। जो टीम्स है, अब आपका हम टीम्स इस्तेमाल करते हैं, स्कूलों में यूज करते हैं बच्चे, घरों में हम ऑफिस में यूज करते हैं, तो टीम्स की जो डेटा जाता है माइक्रोसॉफ्ट उस डेटा को कैसे इस्तेमाल करता है, कहाँ इस्तेमाल कर सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को बेच रहा है हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ये पूरी चीज आपको माइक्रोसॉफ्ट प्राइवेसी स्टेटमेंट में मिलेगी। क्लियर? Okay. Second, what is the online service terms? OST. The online service term is a legal agreement between Microsoft and the customer. The OST details the obligations by both parties with respect to the processing and security of customer data and personal data. The OST applies specifically to Microsoft online services that you license through subscription, including Azure, Dynamics 365, Office 365, Maps वगैरह। प्राइवेसी स्टेटमेंट बहुत जेनेरिक है, उसके लिए आपको वो बता रहा है कि आपकी वो कौन सी आपके लिए वो आपका कौन सा डेटा कैप्चर करता है, कलेक्ट करता है और यूज करता है। OST एक एग्रीमेंट है, आप Azure सर्विस पे साइन अप करना चाहते हैं, आपको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स है माइक्रोसॉफ्ट की और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है आपकी, आप क्या क्या चीज कर सकते हैं, आप क्या क्या चीज नहीं कर सकते, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन। जब आप कोई घर रेंट पे लेते हैं तो आप एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करते हैं। इसी तरह जब आप माइक्रोसॉफ्ट की कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी कि जिसके अविज में आप उन्हें पैसे दे रहे हैं, भले मंथली दे रहे हैं या साल भर का एक साथ दे रहे हैं, उससे मैटर नहीं करता, आपने कुछ खरीदा है। जैसे एक बात है, एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि भाई जो विंडोज इस्तेमाल करेगा, जो आप विंडोज खरीदते हैं फॉर एग्जाम्पल, आप उस विंडोज को किसी तकरीबकारी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आप डेफिनेशन पढ़ लें तकरीबकारी की जो भी है, मतलब आपको समझ में आ गया कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो कस्टमर और माइक्रोसॉफ्ट के माबैन साइन होती हैं, एग्रीड होती हैं। वो सब चीज होती हैं जो लीगली होती हैं, आप डूज और डोंट्स। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट प्राइवेसी स्टेटमेंट इज ऑल अबाउट कलेक्शन ऑफ डेटा, यूजिंग ऑफ दैट डेटा एंड द वेयर इट बीन यूज्ड। लेकिन ओएसटी का जो डेटा होता है वो यूज नहीं होता, वो लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है, जैसे आपका कोई एग्रीमेंट हुआ। डेटा प्रोटेक्शन एडेंडम, द डेटा प्रोटेक्शन एडेंडम DPA further defines the data processing and security terms for online services। मतलब ऑनलाइन जो हमने ऊपर पढ़ी है वो उसको मजीद उसकी वजाहत करता है। वो ये बताता है कि इसमें लॉ के साथ कौन सा कंप्लायंस है, कौन सी चीजें डिस्क्लोज हो सकती हैं, इसमें डेटा सिक्योरिटी कहाँ होती है, डेटा ट्रांसफर, डेटा डिलीशन, डेटा रिटेंशन। जैसे आपको पता है यूके में HMRC या बैंक्स 7 साल तक आपकी हिस्ट्री रखते हैं, आपकी एक स्टेटमेंट की या आपकी एक ट्रांजैक्शन की। ये लीगल है, उनको रखना है, बाय लॉ रखना है। वो 7 साल से ऊपर रखना चाहे रख सकते हैं, 7 साल से नीचे नहीं रख सकते, क्योंकि ये लॉ है वहां का, यूके का लॉ है। पाकिस्तान का अपना होगा, मलेशिया का अपना होगा, US का अपना होगा। लेकिन जैसे जब मैं जिस जमाने में ऑरेंज के साथ था तो वहां पे ये हमारा एक हुआ कि जो लोग ऑरेंज का कस्टमर है, उस कस्टमर को पता, मतलब 2 कस्टमर ने आपस में बात करी और कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की,
पुलिस ने जब उसको इन्वेस्टिगेट करने को कहा, पता चला कि भाई ये बंदा तो ये वाला नंबर है इसका। जब उन्होंने नंबर ट्रेस किया, पता चला ये तो भाई ऑरेंज का नंबर था। तो वो ऑरेंज के पास आए, उनको बोला हमें इस बंदे का पूरा रिकॉर्ड चाहिए कि इस बंदे ने कहाँ का कॉल मिलाई, किसको कॉल मिलाई, उसकी रिकॉर्डिंग दो, जो जो चीज मांगा। तो क्या अब सवाल यहाँ पर ये है, क्या क्या ऑरेंज दे सकता है, उसको देना चाहिए? क्या ये चीज ऑरेंज ने अपने कस्टमर को मोबाइल या सिम कॉन्ट्रैक्ट बेचते हुए बताई थी कि अगर हमारे पास लॉ इन्फोर्समेंट आई और हमसे पूछा कि आपका डेटा हमें दें, तो हम देंगे नहीं देंगे? तो ये सारी चीजें डीपी में। आसिफ भाई कुछ कह रहे हैं? नहीं 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 ओके, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीजें डीपीए में लिखी होती हैं कि भाई आपको हम किस किस अथॉरिटी को आपका डेटा दे सकते हैं, किस किस सर्कमस्टांसेस में दे सकते हैं। और ऑफ कोर्स खाली पुलिस के आने से कुछ नहीं होता, कोर्ट ऑर्डर चाहिए होता है। जब कोर्ट डिसाइड करती है कि हाँ इस पर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, कोर्ट हमें टेलीकॉम ऑपरेटर, दुनिया में किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर को कहती है कि हमें ये इसका डेटा दो, तो वो देते हैं। बहुत दफा इंटरनेशनल चाहिए होता है तो इंटरपोल को काम करना पड़ता है कि भाई ये इस मुल्क का बाशिंदा है, लेकिन इसने यहाँ से कॉल मिलाई है, तो हमें उसका डेटा दो, सो एंड सो फोर्थ। तो ये डेटा प्रोटेक्शन एडेंडम है। ऑफ कोर्स आप इसको, इसकी मजीद डिटेल्स लाइसेंस टर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स में जाके डीपीए सर्च करके आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि मतलब किस किस सेक्टर पे अप्लाई करता है और क्या क्या रीजन से अप्लाई करता है। फिर ट्रस्ट सेंटर। Trust Center showcase Microsoft principles for maintaining data integrity in the cloud and how Microsoft implements and supports security, privacy, compliance, transparencies, हर चीज। मतलब ट्रस्ट सेंटर एक वो जगह है, आप वेबसाइट पे जाएं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि माइक्रोसॉफ्ट को ग्लोबल, यूएस लेवल, इंडस्ट्री लेवल, रीजनल लेवल सारी कंप्लायंस करनी पड़ती है। To meet ISO 27001, उनके पास ट्रस्ट सेंटर है। आप ट्रस्ट सेंटर में जाएं और ट्रस्ट सेंटर में उनके पास सारी जो सर्टिफिकेशंस हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो उनका पूरी डिटेल आ जाएगी। तो ट्रस्ट सेंटर प्रोवाइड्स इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटी, प्राइवेसी, compliance, offerings, policies, features, practices around cloud products। ठीक है, ये आपको मतलब वो बता रहा है कि ग्लोबल में हम यही सारे करते हैं, दूसरी चीजों में करते हैं। Azure compliance documentation. Azure compliance documentation provides you the detailed documentation about legal and regulatory standards and compliance on Azure। ठीक है, compliance documentation आपको क्या बताता है? Legal and regulatory standards and compliance। Of course PCI DSS compliance आपको फाइनेंशियल कंपनी के लिए होता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि दुनिया में बड़ी बड़ी क्या क्या है। PCI DSS है, आपकी हिपा है, दूसरी दूसरी है। अज्योर गवर्नमेंट क्या है? बेसिकली अज्योर गवर्नमेंट जो है इज अ सेपरेट इंस्टेंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, जो सिक्योरिटी और कंप्लायंस सिर्फ यूएस फेडरल एजेंसीज, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट जैसे FBI, CIA, जो यूएस की हैं, खाली यूएस की वो बताती है। तो अज्योर गवर्नमेंट जो है वो इट लिस्ट ऑल द स्टैंडर्ड्स, कंप्लायंस, रेगुलेटरीज फॉर यूएस ओनली, यानी यूएस में फेडरल, नॉन फेडरल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स। क्योंकि जाहिर बात है अमेरिकन कंपनी है इसलिए वो बता रही है। ठीक है, ओके।
अब एक और यहाँ पे है अज्योर चाइना YNet। चाइना में एक लिमिटेशन है। फॉर एग्जाम्पल आसिम भाई को चाइना में अपना क्लाउड सर्विस करनी है, एज अ क्लाउड प्रोवाइडर बनना है, तो दो लिमिटेशन आ जाती है। चाइना में अगर मैं अपनी कंपनी खोलना चाहता हूं और उस कंपनी का काम ये होगा कि वो लोगों की वेबसाइट होस्टिंग करेगा जैसे एज अ क्लाउड प्रोवाइडर, तो पहली चीज के मेरे पास 2 लाइसेंसेस होने चाहिए। नंबर 1 एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का, दूसरा टेलीकॉम का। चाइना में जरूरी है कि टेलीकॉम का भी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। दूसरा, चाइना में टेलीकॉम का लाइसेंस आपको उस वक्त तक नहीं मिलता जब तक कि आप चाइना की किसी कंपनी के साथ काम नहीं करते, और शर्त यह है कि चाइना की कंपनी के पास 50 या 50% से ऊपर के शेयर्स होने चाहिए। जब भी अगर आप इन ममालिक की इस रीजन में देखें तो यहाँ पे एप्पल के नाम से, एप्पल जैसे प्रोडक्ट है के नाम से आपको कोई कंपनी नहीं मिलेगी। मलेशिया में, इंडोनेशिया में, चाइना में, इस रीजन में पूरे एप्पल एग्जिस्ट नहीं करता। आई मशीन करता है, क्योंकि आई मशीन एक लोकल कंपनी के साथ रजिस्टर्ड है और उसके ट्रेडिंग नाम के साथ वो बिजनेस करता है, नॉट अंडर एप्पल, क्योंकि एप्पल अमेरिकन कंपनी है। तो इसी तरह चाइना 21YNet इज ऑपरेटेड बाय 21YNet. It's a physical separated instance of cloud service located in China. Azure और 21YNet का एक इत्तेहाद है, एक अलायंस है। Azure अपने नाम से काम नहीं करता चाइना में, 21YNet के थ्रू काम करता है। वो YNet मेक श्योर करती है कि वो सारी कंप्लाइंट हो उन स्टैंडर्ड्स पे जिस पे यूएस चलता है, जिस पे ISA चलता है, ग्लोबल चलता है, रीजनल चलता है। तो अज्योर अपने ट्रेडिंग नेम के साथ काम नहीं करती, क्योंकि YNet 50% पार्टनर है अज्योर का। और ये चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम करती हैं बहुत से लोगों में, क्योंकि ऑल्दो दे अज्योर कहता है कि हम कंप्लाइंट हैं, लेकिन शायद अमेरिकन कस्टमर या यूके का कस्टमर इतना सेटिस्फैक्टरी ना हो कि वो अपनी चीजें अज्योर पे इस रीजन में चाइना में रखें। तो चाइनीज कंपनी जो है वो अलीबाबा, जो उनका अपना क्लाउड प्रोवाइडर है, उसको ज्यादा प्रेफर करती हैं, क्योंकि उन्होंने डर लगता है कि अज्योर क्योंकि अमेरिकन कंपनी है तो क्या पता हमारा डेटा चोरी हो जाए। और अमेरिकन को लगता है या EU को लगता है कि शायद चाइना हमारे डेटा पे मतलब वो कर रहा है, उसको देख रहा है अगेन। लेकिन बीच का रास्ता ये है कि अज्योर एंड चाइना YNet एक वो है। अगेन आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए, इससे ज्यादा मतलब यहाँ पे नहीं है। कोई सवाल किसी का? नहीं भाई, 3 लोग 3 सवाल, क्या अब पता नहीं क्या चल रहा है, कैसे चलता है पता नहीं यार, आई डोंट नो क्या कर सकते हैं। आसिम भाई, ठीक है। इजाज भाई, शहजाद भाई। अच्छा Which and the team accept the deal about